Ladies and gentlemen, I welcome you all to the Q3 and 9 months FY25 post-earnings conference call of Mac Power CNC Machines Limited. Today on the call from the management team, we have with us Mr. Rupesh Mehta, CMD, along with his management team. As a disclaimer, I would like to inform all of you that this call may contain forward-looking statements, which may involve risk and uncertainties. Also, a reminder that this call is now being recorded. I would now request the management to detail us about the business and performance highlights for the quarter, the growth plan and vision for the coming year, post which we will open the floor for Q&A. Over to you, sir. Yeah, good morning, everyone. First of all, I honestly welcome you all of Q3 25 post-result conference call. We will have a brief about the overall performance of the company for the quarter and 9 months, which we will take your the financial result and presentation have been posted on the company's website, and hope you have had an opportunity to go through the same. So it's already, I think, financials and the presentation is in website, and Vinayji also sent the presentation to everyone. So Vinayji, shall we start the Imtex or after question and answer? Sir, if you have any further comments on the performance, otherwise we can play the video. Yeah, we can play. Okay. Would like to show you the तो ये वीडियो जो है वो इम्टेक्स एग्जीबिशंस जो जनवरी में हुआ बैंगलोर में, where we display all these 11 different kind of machines, including. आ रहा है मेरा voice? Yes, sir, you're audible. Please continue. So including robotics और gantry, थोड़ा आपको फील देने के लिए एक वीडियो दिखाया था, जिसमें फर्स्ट मशीन था वो 5 एक्सिस साइमल्टेनियस मशीन था, वो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए डिस्प्ले किया था, और उसके बाद एक EMS के लिए भी हाई स्पीड ड्रिल टैप सेंटर डबल कॉलम जो काफी बड़ा 27 टन का मशीन था, VTL बहुत बड़ा, और HMC। तो हमने एक न्यू जनरेशन मशीन जो है, जो फ्यूचर का रिक्वायरमेंट है, उसके लिए लास्ट दिसंबर में हमने वहां पे मशीन भेजे और जनवरी में हमने ये एग्जीबिशन किया। तो ओवरऑल काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, और मैं थोड़ा ऑर्डर बुक के बारे में और इम्टेक्स के बारे में जरा बताऊंगा कि हमारे पास अभी बिफोर इंटेक्स 3
20 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर्स विथ एडवांस जो है। और आई वुड लाइक टू अनाउंस कि इम्टेक्स एग्जीबिशंस में हमने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, काफी एप्रिसिएशन मिला। मोर देन एक इम्टेक्स का स्लाइड है ना, 1 लाख विजिटर्स वहां पे आए थे, 70 कंट्रीज के बायर्स भी थे। और वहां पे हमने एक्सचेंज को भी दिया है कि 42 करोड़ का नए ऑर्डर्स, जो ये नए कंसेप्ट हमने डिस्प्ले किए थे, उनके ऑर्डर्स हमें मिले हैं। तो टोटल ऑर्डर बुक हमारा अभी 362 करोड़ का हो गया है। तो हमारे पास काफी अच्छा ऑर्डर बुक है। थोड़ा हमने एग्रेसिव, जैसे कि पहले का इश्यूज जो था वो कैपेसिटी का था, तो अब 2000 मशीन्स हम बना सकते हैं। उसके बाद अभी एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसमें हम लोग 500 कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, तो 2005 नेक्स्ट 26 के लिए मिल जाएगा। अभी हमारे पास जो 2000 मशीन्स की कैपेसिटी है, वो हिसाब से कुछ इन्वेंट्रीज जो है वो दिसंबर में रोल ओवर हुई है, कुछ इम्टेक्स के मशीन्स रोल ओवर हुए, तो सब मिला के ये हमारे पास जो ऑर्डर बुक है उसमें और नए ऑर्डर्स जो आएंगे, तो वी होप दैट इन Q4 विल गेट द गुड सिग्निफिकेंट ग्रोथ। और दूसरा, जैसे कि कैपेसिटी बढ़ाई है तो फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बढ़ाना पड़ेगा। सो आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि हमने ऑलमोस्ट सेल्स एंड सर्विस में 100+ लोग नए ऐड किए हैं। तो अब हमारे पास 225 पीपल की सेल्स एंड सर्विस की फोर्स है। अब इंडिया के अंदर मैक पावर फैमिली में ऑलमोस्ट 970 के आसपास मैन पावर है। तो नियरली हम लोग विद इन शॉर्ट टाइम 1000 एम्प्लॉय की कंपनी बनने जा रहे हैं, जिसको करना जरूरी भी था। और आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि हमने हैदराबाद, उसके बाद बैंगलोर के अंदर R&D सेंटर है, 31 दिसंबर को स्टार्ट किया है। और 9 मंथ अगर हम देखेंगे तो जैसे भी लास्ट क्वेश्चन था कि मार्जिन इंप्रूवमेंट आएगा, तो मैंने बताया था कुछ हायर लेवल की प्रोडक्ट से मार्जिन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन से आएगा। तो कंपेयर टू 9 मंथ हमारा मटेरियल कंजप्शन कॉस्ट कम हुआ है। 5 to 6% का हमारा जो मटेरियल का कंजप्शन है वो कम हुआ है। इसका रीजन हायर एंड प्रोडक्ट जो है, ये हाई वैल्यू, ये सारी मशीनें जो दिखाई है वो मोर देन 1 करोड़ की है। और प्लस काफी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में हमने इन हाउस डेवलपमेंट किया है। तो हमारा कैपेक्स भी YOY में अगर हम देखेंगे तो काफी बड़ा है, जिसके साथ डेप्रिसिएशन भी बड़ा है। और मैन पावर की कॉस्ट भी हमारी बड़ी है, जो हमें बड़ी एग्जीक्यूशन करनी है फ्यूचर के लिए। उसके लिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जीबिशन जो है वो लुधियाना का 22 से शुरू हो रहा है, वेर वी आर पार्टिसिपेटिंग इन बिग वे। सेकंड है मई में दिल्ली में प्रगति मैदान में है, उसके बाद चेन्नई में है। और उनके बाद हम लोग एक बड़ी जो बिजनेस करने जा रहे हैं बाहर की कंपनीज के साथ, थोड़ा एक्सपोर्ट पे हमने फोकस किया है। और जिसकी एक एग्जीक्यूशन भी हो चुकी है कि जहाँ पे हमने काफी अच्छा बल्क ऑर्डर्स जो है वो एक्सपोर्ट के लिए एग्जीक्यूट किया है। और अभी हम लोग सितंबर में जर्मनी, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एग्जीबिशन जो है, वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां से हमारे 2-3 ऑब्जेक्टिव्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन और जेवी वो फुलफिल की होप से हमारी। सो ओवरऑल जो कंपनी के अंदर जो ग्रोथ पैटर्न की हम बात करेंगे तो हम लोग कमिटेड है। और काफी अच्छी ऑर्डर बुक्स, काफी नई मॉडल्स, काफी ब्रांडिंग्स पे, डिस्ट्रीब्यूशंस पे और बैकवर्ड इंटीग्रेशंस पे हमने फोकस किया है। तो ये ओवरऑल अबाउट द योर कंपनी। आपके साथ अभी कोई क्वेश्चन एंड आंसर, शैल वी स्टार्ट विनय जी? Sure, sir. All those who wish to ask a question may use the option of raise hand, and we'll invite you to ask the question. In case you're unable to raise hand, you can put the message on chat. So we'll take the first question from Khush Nahar. Khush, you can go ahead, please. क्या कुछ? Hi, sir. Am I audible?
Yeah, Kruji. Yeah, thank you for the opportunity. So my first question that you talked about exports. So I think in Q2 we had exported in the Middle East. We Yeah. had got an order. So similarly, Q3, did we have any export products? And going ahead, how do we see exports as a percentage of our revenue? No, we just focused, Kushi, for the export. First time we had executed एक्सपोर्ट अभी इम्टेक्स के थ्रू काफी हमें इंक्वायरीज और काफी एजेंसीज के लिए डिस्कस हुआ है, तो हम लोग उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए उसके बारे में सोचते, क्योंकि कुछ कंट्रीज के अंदर यूएस का सैंक्शन है, अगर उसको एग्जीक्यूट किया गया तो थोड़ा टेक्निकलिटी में इश्यू भी आ सकता है। बट हम लोग एक्सपोर्ट के अंदर इस बार काफी बाहर की कंट्री से भी मिले हैं और उसकी डिस्कशन अभी चल रही है। मुझे लगता है कि Q4 में उनका रियलाइजेशन शुरू हो जाएगा। Okay, sir. So my second question was, so are we hiring today any senior management level personnel? Since going ahead, we are also hiring for this big expansion. So are we adding more people today? सीनियर लेवल पे तो काफी लोग हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली जो सेल्स के हेड है वो मिस्टर प्रभु शंकर, उनको वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे है और उनका एक्सपीरियंस मोर देन 30 इयर्स का है। और मेरे पास डिजाइन टीम में मेरे साथ 20 साल से लोग काम करते हैं, तो दे आर वेरी गुड इनफ टू हैंडल दिस एक्सपेंशन। उनको नीचे की टीम चाहिए। जनरली हम लोग एग्जिस्टिंग टीम को ही अपग्रेड करके आगे ग्रोथ लेना चाहते हैं, लेकिन अभी हम लोग R&D के लिए बैंगलोर प्लांट में हम लोग थोड़ा सीनियर पर्सन्स के लिए हम लोग एक रिक्रूटमेंट का इंटरव्यूज कर रहे हैं। Right, sir. And so, could you guide, approx our realization? How do we expect to end in FY25 and FY26 going ahead, considering our order book? क्या realizations कर सकते 26 में? इन एवरेज प्राइस एवरेज प्राइस अभी तक तो मेरे हिसाब से जो 20 लाख का था, अगर मैं ये 42 करोड़ ऑर्डर्स जो नहीं हुए इमटेक्स में उसको डिवाइड करते हैं 180 मशीन्स पे, तो 180 into 42, तो एवरेज प्राइस बढ़ा है। क्योंकि अभी हमने जैसे कि 500 मशीन्स का कैपेसिटी बढ़ा लास्ट में 1500 से 200, वहां पे हमने हेवी मशीन्स और हायर एंड मशीन्स पे फोकस ज्यादा किया है। तो इस बार जो है मुझे लगता है कि एवरेज प्राइस जो है वो 23 to 25 के बीच का आएगा, क्योंकि डबल कॉलम्स, HMC, VTL और 5 एक्सिस एंड ये 5 एक्सिस जो है उसकी कॉस्ट है 1.5, डबल कॉलम की भी इतनी ही है, तो वो काफी बड़ी ऑर्डर बुक्स डेवलप हुई है, तो डेफिनेटली एवरेज प्राइस इंक्रीज होगा। Right, sir. So just one last question on the interest cost. I think इस quarter अपना 0.28 CR का interest cost है, which is much higher than our other previous quarterly run rate. So any debt we have taken, yeah, what is the reason for this? नहीं, 28 लाख है वो। मेरे ख्याल से वर्किंग कैपिटल का यूटिलाइजेशन शॉर्ट टर्म में हुआ होगा, और प्लस जो प्रोसेसिंग चार्ज है रिन्यूअल का वो है 28 लाख है। वो सीसी का यूटिलाइजेशन हुआ है, क्योंकि कैपेक्स करते हैं तो थोड़ा रिजर्व फंड को यूज करने के बजाय सीसी का यूटिलाइजेशन है, और बैंक का जो प्रोसेसिंग चार्ज है रिन्यूअल का वो है। Okay, sir. And so just one last question, capex guidance if you can give for the next 2 years अपन कुछ in terms of value. कैपेक्स की बात करेंगे, Right. Considering कैपेक्स तो जैसे कि ये साल के अंदर कंपेयर टू, मैं बताऊं आपको, 9 मंथ टू 9 मंथ अगर हमारा कैपेक्स जो है वो 7 करोड़ 80 लाख हुआ है, जो लास्ट 9 मंथ में था 5 पॉइंट समथिंग। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने ये साल कैपेक्स 10 से 12 करोड़ का बोला था, उतना हो जाएगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी कुछ 15 करोड़ का टारगेट है, और जो बहुत बड़ा कैपेक्स की बात है वो अलग से। तो रूटीन में भी हम लोग कैपेक्स बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि बैकवर्ड इंटीग्रेशंस भी करना है और थोड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी
फैसिलिटेट करनी है। तो नेक्स्ट ईयर भी वही 12 से 15 करोड़, अगर बहुत बड़ा कुछ अगर टाइम लगता है तो कैपेक्स जर्नी है वो, तो ये बिजनेस का, क्योंकि ग्रोथ भी साथ में चाहिए और फैसिलिटीज भी चाहिए, तो 10 से 12 करोड़ करेंगे। और ये साल में ऑलमोस्ट 40 to 50% कैपेक्स जो है वो एग्जीक्यूट होगा। Right, sir. Thank you. थैंक यू Thank कुश। you, Kush. आप आए थे इमटेक्स में कुश जी? Right, sir. I was there. या यू वर देयर? या We'll take the next participant, Mr. Dhaval Shah. Dhaval, you can go ahead, please. Yes, hello, Gurvesh bhai. हेलो धवल भाई, यस। Yes, Kamsha. Yeah, so three questions. First is what is the update on the land which we are finding for the MOU which we had signed for defense? Yeah. So yes, so some update if you can share, and then over the next after this expansion of 500 machines. As a long-term planning for the next 3 to 5 year period, you are participating in various exhibitions. We are seeing very good response. Now we are going to participate in Germany plus focus on exports. So how will you show the customers that you have the capacity to grow and you have when they come for the visit? So what are the plans for that? धवल भाई, थैंक यू फॉर योर Yes. क्वेश्चंस। अभी जो एक प्रोसेस है, सीक्वेंस ऑफ लैंड अंडर डिफेंस पॉलिसी, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू साइन द MOU विद गवर्नमेंट, देन डिमांड ऑफ लैंड इन अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस। आफ्टर दैट वो आपको एक स्पेस अलग अलग दिखाते हैं, वो प्रोसेस। उसके बाद DIC के अंदर यू हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट with the everything, manpower, water supply, electricity, और कितनी रेवेन्यू जनरेट होगी, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वो सब का एक प्रोसेस है। उसके बाद का एक प्रोसेस है, वहाँ पे आपका डिमार्केशंस, आपकी लैंड की जो मेजरमेंट्स है वो करवानी है, जिसकी चार्जेस हमें भरनी है। वो लेवल का काम हो चुका है। अब DIC ने एक रिपोर्ट बना के दे दी है कि वी आर ग्रीन सिग्नल। अभी वो उसके बाद एक आता है, वहां पे जो लोकल अथॉरिटीज है, मामलतदार, वो अपनी नोट्स बनाएगा। उसके बाद नर्मदा का कैनाल्स के लेंगे कि आपको कोई आजू बाजू में प्रॉब्लम्स नहीं है। उसके बाद एक इलेक्ट्रिसिटी की आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। फिर फॉरेस्ट, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये NOC 3 या 4 NOC का प्रोसेस जो है वो पेंडिंग है। उसके बाद फाइनल फाइल्स जाएगी कलेक्टर के पास, और वो अपनी रिकमेंडेशन के साथ मिनिस्ट्री को देंगे कि दीज ऑल आर कंप्लीटेड, नाउ यू कैन। तो मुझे 1% पेमेंट भरने के लिए जो उनका चार्जेस है लैंड आपको देने के लिए, आपको टोकन अमाउंट पे करनी है, जिसकी वैल्यू है 1% ऑफ लैंड। वो मुझे लगता है कि प्रोसेस के हिसाब से अप्रैल के अंदर हम लोग उनकी पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा, ओके ओके। सो अप्रैल तक तो अपना जो 3 क्लियरेंसेस है, फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट क्लियरेंस एंड फ्रॉम द कनाल डिवीजन, ये सब हो जाएगा तब तक। अब तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट 40 to 60% के बीच का काम कर लिया है, जो प्रोसेस है उनकी। अब बाकी की जो प्रोसेस है वो मैं मानता हूँ कि विद इन 30 days हो जाएगी, लेकिन वर्स्ट कम वर्स्ट हम लोगों को वो ऑर्डर करेंगे कि अप्रैल में आप पेमेंट करो। ओके, इंटरेस्टिंग। अभी अभी अपना कैपेसिटी है 2500 मशीन, बराबर? 2000 का है 2000, 2500 अपना अप्रैल एंड में ऐड होगा। ऐड हो जाएगा, ओके। और उसके बाद का जो भी एक्सपेंशन होगा वो ये नई लैंड पे वहीं से करेंगे? करेंगे, अभी यहाँ पे करने का मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। सारा वहीं पे करेंगे। नेक्स्ट लेवल का एक्सपेंशन, और वो वर्ल्ड क्लास का बनाएंगे। अगले 10 साल 15 साल का विजन को लेके कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है ये और बहुत बड़ा कर सकते हैं, उसको ध्यान में लेके वहां से सारा जो कैपेक्स है, वर्ल्ड क्लास मशीन, जिससे मशीनिंग होगा, वर्ल्ड क्लास फाउंड्री और वर्ल्ड क्लास R&D और इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ग्रीन एनर्जी, उसका यूटिलाइजेशन करे। अभी जो कंस्टेंट है बहुत बड़ा बनने में वो लैंड का ही है। और जैसे मैंने बताया था कि बहुत कॉस्टली लैंड्स है। जो एरिया में हम लोग लैंड ले रहे हैं उसकी मार्केट रेट 4 करोड़ है।
अगर 30 एकर्स लेते तो 120 करोड़ मुझे नहीं लगता आरओआई आएगी। अगर इतनी जल्दी एक साल पहले ले लेते मार्केट से तो एक साल में हम 120 करोड़ नहीं कमाते। और ये गवर्नमेंट को भी बेनिफिट्स है कि उनके एरिया में रेवेन्यू, तो उनका एक पॉलिसी है। दूसरा, कलेक्टर से ये क्या कहा गया है कि 28 को बजट में ये पॉलिसी पे कुछ नए बेनिफिट्स ऐड हो गए, तो आप 28 तक आगे का प्रोसीजर्स जो है पेमेंट करने का वो करना भी मत, क्योंकि आपकी नहीं तो ओल्ड पॉलिसी में एग्रीमेंट होगा। अभी ओके 28 बजट में उनका ये मानना है कि ये पॉलिसी में और कुछ नए बेनिफिट्स ऐड हो गए। ओके ओके गॉट इट, समझ गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम हमारा पीएनएल देखें तो एम्प्लॉय कॉस्ट लास्ट 4 क्वार्टर का ऐड करें तो 28 करोड़ है, और अदर एक्सपेंसेस ऐड करें तो कुछ 25 करोड़ है। तो आगे जाके नेक्स्ट 2 साल के लिए अभी अप्रैल में हमारा 500 मशीन ऐड हो जाएगा, और हमारा ये ब्राउनफील्ड है, करंट जगह में ही है। तो ये जो दो कॉस्ट है वो 2 साल में कैसे मूव होती आपको दिख रही है? मुझे ओवरऑल मेरा ये मानना है कि 200 पीपल्स वी एडेड इन लास्ट 9 मंथ। हम लोग अगर लास्ट ईयर की कंपेयर करते हैं तो 200 लोग हमने ऐड किए हैं बराबर। और एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है। लेकिन रियलाइजेशन आने में मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि सेल्स फोर्स जो है उनका मैक्सिमम 6 मंथ में आपका उनका रिटर्न आने लगता है, और आर&डी की टीम बढ़ाई है आपने तो 1 साल लगता है। तो मुझे लगता है कि एवरेज आउट करेंगे तो 6 to 8 मंथ में सारे एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी और जो ग्रोथ है हर एरिया में वो दिखने को मिलती है। और अच्छा। वो इन्वेस्टमेंट आपको करना ही पड़ेगा। से फॉर यस। एग्जांपल, अगर 2500 से मैं और 1000 मशीन ऐड कर रहा हूँ हम्म तो और मुझे 200 लोग की जरूरत पड़ेगी, प्लस मैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन में फाउंड्री कर रहा हूँ तो और 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिससे मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा, लॉजिस्टिक है, सप्लाई चेन है वो स्मूथ होगी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट आएगा। तो एम्प्लॉय तो बढ़ाना ही पड़ेगा, और उसकी रियलाइजेशन आने में एवरेज आउट करेंगे तो 6 to 8 मंथ लगेगा। बढ़िया है। तो ये 28 करोड़ का जो कॉस्ट है जो बड़ा है, तो वो अभी FY 26 के लिए, तो इसमें कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं आना चाहिए, बराबर है? बिकॉज हमने काफी खर्चा कर लिया है अभी, जी जी बराबर ना? तो यहाँ से समझो मे बी 2-3-4% ग्रोथ आना चाहिए 28 करोड़ के ऊपर। जी जी जी। ओके। और ये जो 25 करोड़ का जो फिक्स कॉस्ट है वो थोड़ा बढ़ेगा, बराबर अपना, ये वो जैसे आप। बढ़ेगा, जिसमें कुछ आप 100% इन हाउस नहीं कर सकते, करते भी नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं करती होगी। नहीं जब करती है। आप 500 मशीन की कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो आपका जॉब वर्क का कॉस्ट भी बढ़ेगा, जो डायरेक्ट हम्म कॉस्ट में आता है। क्योंकि आप कुछ मशीनिंग बाहर भी करवाते हैं जो आपके हम्म यहाँ पे कैपेसिटी मशीनिंग की नहीं है, ये आपको जल्दी चाहिए हम्म कि मेरे पास 4 मशीन है जिसमें 4 दिन लगता है, मुझे 8 पीस चाहिए तो 4 पीस आउटसोर्स करा लो, तो हम्म वो कॉस्ट बढ़ेगी जॉब वर्क की। जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है तो डायरेक्ट कॉस्ट डेफिनेटली मैन पावर से लेके जॉब वर्क की कॉस्ट बढ़ेगी। तीसरी कॉस्ट आती है डायरेक्ट कॉस्ट में इलेक्ट्रिसिटी की, हम्म वो ड्रामेटिकली इस बार कम होगी क्योंकि हमारा सोलर का इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो हम्म जो हम लोग 10 लाख रुपया बिल पर मंथ पे करते थे वो ऑलमोस्ट 80 to 90% डे टाइम में हमारी इलेक्ट्रिक की कॉस्ट निग्लिजिबल हो जाएगी। अच्छा। ओके ओके। और ये Thanks, जो, thanks, Dhaval. I'll request you to come back या in the श्योर queue. श्योर, आई डू दैट। Thanks. We'll take the next question from Manthan Zaveri. Manthan, you can go ahead. या Manthan? am I audible? Yeah. या मंथन जी। सर, तो अगर मान लेते अगर ये क्वार्टर में जैसे आपने बताया कि 15 करोड़ का स्पिल ओवर हुआ है। जी हाँ, तो अगर मान लेते अगर ये क्वार्टर में वो 15 करोड़ आता तो फिर भी हमारा ग्रोथ वाज जस्ट लाइक 12-13% ओनली, अगर मैं इफ आई कंपेयर टू दिसंबर क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर। एंड अवर जैसे आप ही हर बार बताते Q3 एंड Q4 आर द मोस्ट हैवीएस्ट क्वार्टर फॉर अवर यस इंडस्ट्री। यस। तो इस बार मतलब तो फिर ये मान लेते अगर 15 करोड़ का नहीं हुआ फिर भी ग्रोथ इट्स लेस मतलब देन आवर एक्सपेक्टेशंस। तो हाँ, उसका एक रीजन मंथन जी एक है कि Q3 के अंदर थोड़ा दिवाली का नवंबर में जो आया उसका 8 दिन एक्चुअली ग्रोथ में हमारे पास होना चाहिए ऑर्डर बुक, और दूसरा होना चाहिए प्रोडक्शन की कैपेसिटी। तो
सबसे बड़ा चैलेंज जो रहा है वो बैंक का रियलाइजेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग क्रेडिट पे मशीन्स नहीं देते हैं क्योंकि अननेसेसरी फिर वो हमें बैड डेट में दिखाना पड़ता है। तो मेन थिंग जो हुआ है या कंट्रोल में नहीं होता है हमारे कंट्रोल में, वो होता है कि बैंक से पेमेंट आना चाहिए। देखो 95% लोग पीएसयू या बैंक से लोन लेके ही ये मशीन खरीदते हैं, क्योंकि अगर उनकी एक रूल्स है कि लोन लेके खरीदा तभी उनको जो 15 से 25% का सब्सिडी है और इंटरेस्ट का सब्सिडी है वो मिलता है। अपने पैसे से लिया तो सब्सिडी नहीं मिलेगा। दूसरा कि उनका सैंक्शन लेटर नहीं आया है और आप क्रेडिट में भी दे दिया तो उनकी वो लोन के लिए वो सब्सिडी में वैलिडिटी नहीं रहेगी, क्योंकि इनवॉइस डेट और उनकी डिसबर्समेंट की डेट अलग हो जाती है। तो ये लोग जो है वो सैंक्शन लेटर और पेमेंट आने के बाद ही बिलिंग कराना चाहेंगे। तो जो हुआ है उसमें दो चीज है कि बैंक से पेमेंट आने में डिलेड हुआ, क्वार्टर फॉरवर्ड हुआ। 5 करोड़ के आसपास की मशीनें रेडी थी, पेमेंट भी आ चुका था जिनका एडवांस, और उनकी लोन जो है वो फॉरवर्ड हुई, रोल ओवर हुई और उनका पेमेंट है वो लेट आया, इसलिए हमने उनका बिलिंग नहीं किया। प्लस कुछ मशीनें जैसे कि ये 5 एक्सिस मशीन है इतनी जल्दी नहीं बनती है। हम लोग 9 मंथ से उसके पीछे R&D और उनको मेहनत कर रहे थे। फिर डबल कॉलम जो रखा था, ये सारी मशीनें थी वो कस्टमर की मशीनें थी जिसको डिलीवरी देना था हमें। लेकिन हमने ये सोचा इतना बड़ा शो में इतनी मशीन जरूर इतनी फास्ट नहीं बन पाएगी दूसरी, तो हमने वो मशीन्स भी वहां पे डिस्प्ले की और उनकी बिलिंग जो है हमने एक्सटेंड की है। तो सर हम लोग व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन Q4? मतलब ये 15 करोड़ तो चलो सीधा सीधा आ जाएगा, एंड उसके अलावा कितना ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग लास्ट Q4 से? देखो मेरे पास अभी जो ऑर्डर बुक है मंथन जी, उसको आप देखेंगे 362 करोड़ की, और सब मिला के मेरे पास प्रोडक्शन इन्वेंट्री मिला के 125 करोड़ के आसपास का रेडी टू डिस्पैच मशीनें होगी। अब मेरे पे जो कंट्रोल नहीं है वो बैंक से पेमेंट आना चाहिए। अगर उनका समझो कि कोई सिटी का या कोई बैंक का कोटा खत्म हो गया और वो बोलेगा ये फाइनेंशियल ईयर में मैं डिसबर्समेंट नहीं करूंगा, वो कंट्रोल मेरे हिसाब से हमारे हाथ में नहीं है। फिर भी मैं एक एश्योरेंस है मेरे को कि अब तक का मैक पावर की हिस्ट्री का हाईएस्ट टॉप लाइन होगा। ओके, थैंक एंड सर ये हम लोग जो मार्जिन्स वोलेटिलिटी देख रहे हैं, जो लाइक लास्ट ये क्वार्टर में, तो ये क्वार्टर में इतना सिग्निफिकेंट डीप मार्जिन इसलिए था क्योंकि वो जो 15 करोड़ का मशीन उसका हमने कॉस्ट इंक्लूड कर लिया है, सेल्स नहीं आया। यस, उसकी लेबर है उसकी, जैसे कि वो मशीन थी और उनके सिवा भी और मशीन जो प्रोडक्शन में होती है WIP में, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इसमें ये ऐड हो जाती है। बराबर है आपका। ओके, तो क्या मतलब कैन वी एक्सपेक्ट सर कि हम लोग जो हमारा आई थिंक जो लास्ट क्वार्टर में थे, इट वाज ऑल टाइम हाई मार्जिन समवेयर बिटवीन 17 to 18%। तो कैन वी एक्सपेक्ट कि हम लोग वो क्रॉस कर देंगे या नेक्स्ट क्वार्टर में या तो फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में? उसमें आपका दो चीज का फर्क पड़ेगा। डायरेक्ट कॉस्ट जो आप बोल रहे हैं कि जो मशीन रोल ओवर हुई है उसके अंदर आपका जॉब वर्क का कॉस्ट ऐड हो गया था, आपका पावर का कॉस्ट ऐड हो गया था, वो नहीं लगेगा इस बार। लेकिन सैलरी का जो कॉस्ट ऐड हुआ था मैन पावर का, वो तो मंथ ऑन मंथ आपका लगेगा ही लगेगा। तो भी अगर हम लोग कैपेक्स भी बढ़ा रहे हैं इस बार, और नई और भी रिक्रूटमेंट्स अभी भी पेंडिंग है, मेरी 40-45 रिक्रूटमेंट पेंडिंग भी है, जो मुझे नई 500 कैपेसिटी जो ऐड कर रहे हैं उसके लिए जरूरत है। तो सैलरी कॉस्ट तो मुझे लगता है कि अभी जो है उससे थोड़ा और बढ़ेगा Q3 में। और मार्केटिंग कॉस्ट भी, जैसे एक बड़ा एग्जीबिशन किया तो 1 to 2 करोड़ का एग्जीबिशन कॉस्ट भी ये Q4 में ऐड होगा। लेकिन टॉप लाइन पे हम लोग मुझे लगता है कि हाईएस्ट एवर करेंगे। ओके, एंड तो जैसे हमारा वी हैव ऑलवेज गाइडेड कि वी विल स्टेडीली ग्रो 25% का CAGR पे हम लोग ग्रो करेंगे। लेकिन इस साल बिकॉज Q3 में इतना अपने को हिट आया, तो वी कैन वी स्टिल एक्सपेक्ट कि लास्ट ईयर के कंपेयर में बॉटम लाइन में 25% ग्रोथ तो आएगा ही? मुझे लगता है कि हम लोगों ने 9 मंथ में ऑलमोस्ट 12-13 करोड़ का 12-13 ग्रोथ किया, करोड़ किया, यस। 13 करोड़ का ग्रोथ किया है, और ये Q4 में करेंगे हाईएस्ट एवर ग्रोथ। तो मेरे हिसाब से 20-25% तो नहीं आएगा इस बार,
लेकिन लगता है मुझे कि अच्छा सिग्निफिकेंट ग्रोथ तो रहेगा, डबल डिजिट से ऊपर का। नेक्स्ट ईयर हम लोग फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस 25-30 की ट्रेजेक्टरी पे वी आर बैक ग्रोथ के। मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है वो आएगा 20-25%, क्योंकि जो मैन पावर्स बढ़ाई है उनकी रियलाइजेशन अभी तक इतनी नहीं आई है, जो आना शुरू हो जाएगी। और दूसरा जो है कि हम लोगों का ज्यादातर कस्टमर Tier 4 Tier 3 था। पहले हम लोग कॉरपोरेट्स पे फोकस नहीं करते थे, अब कॉरपोरेट्स को ये बैंक का फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो जो हमारा टाइप्स ऑफ कस्टमर था उनको ही है कि 1 करोड़ से नीचे की लोन लेते हैं तो उनको सब्सिडी मिलता है। अब हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी में ये भी चेंज किया है, जिसके लिए भी नई मैन पावर और इमटेक्स में काफी बड़े कॉरपोरेट्स की ऑर्डर बुकिंग भी हमने की है। तो अब हम लोग पहले जो एंटरटेन नहीं करते थे बड़ी कंपनी को, अभी हमने बहुत बड़ी मल्टीनेशनल्स को भी टारगेट किया है और ऑर्डर्स भी रिसीव्ड किए हैं। तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि रियलाइजेशन हायर एंड मशीन्स का और जो बिलिंग करने का पैटर्न है वो भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो नेक्स्ट ईयर के लिए डेफिनेटली विल गेट द गुड ग्रोथ। ओके, that's it from my side. थैंक यू मतलब। Thank you. We'll take the next question from Arnav Sakhuja. Arnav, you can go ahead, please. Hi, thanks for taking my question. I just wanted to know, am I audible? या अर्नव जी, हाँ जी। Yeah. So what has been the impact of the fire in your facility? Is it fair to say that the year-on-year fall in revenue that we saw this quarter was partially due to the fire? And also, if you could just highlight if there has been any inventory loss due to this fire? अर्णव जी, ये फायर तो अपना अभी हुआ है, तो ये दिसंबर क्वार्टर के अंदर इनका कोई इम्पैक्ट नहीं था। और ये फायर जो हुआ था यूनिट 2, मैंने एक्सचेंज को भी बताया, यूनिट 2 के एक एरिया में, स्मॉल एरियाज में, जहाँ पे कुछ रेडी मशीन्स और कुछ कंपोनेंट्स रखे थे, जहाँ पे ये नई 500 मशीन्स की फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो उतना कोई वहाँ पे ज्यादा इम्पैक्ट प्रोडक्शन में भी नहीं हुआ था, क्योंकि 30 मिनट्स भी प्रोडक्शन डिस्टर्ब नहीं था। संडे को इवनिंग 6 बजे हुआ था, सब 6 बजे फैक्ट्री भी बंद हो जाता है, तो 30 मिनट्स में हमने हमारी इक्विपमेंट से कंट्रोल किया था। लेकिन इतना बड़ा कोई प्रोडक्शन पे या कोई बड़ा नुकसान नहीं है। अभी भी हम लोग वो कैलकुलेट करके इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं, और वो हम लोग विद इन शॉर्ट टाइम एक्सचेंज को भी देंगे। तो इतना कोई बड़ा उसमें इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि हमारे पास काफी अच्छी फैसिलिटीज थी, EHS ऑफिसर्स थे। और ये Q3 के अंदर इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ये तो जनवरी में हुआ, फरवरी में हुआ है मेरे ख्याल से। But then, since this happened in February, will we see some impact of this in the Q4 number? There is no man's over there। ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो एरिया में कुछ मटेरियल्स रखे थे, वो एरिया में पैकिंग मटेरियल था, वो पैकिंग मटेरियल के साथ में जो रॉ मटेरियल पड़ा था वहां पे डैमेज हुआ था। लेकिन उनका कोई ज्यादा इतना इम्पैक्ट रेगुलर बिजनेस में Q4 में नहीं आएगा। Okay, thank you. And so my next question is that given that we have announced temporary deferment of 10 crores and another 5 to 6 crores of orders pending due to the payment clearance, these additional 15 crores of orders will come through in Q4 over and above our regular sales amounts? हाँ, आप वो कह सकते हैं आप, क्योंकि ये मशीन जो थी हमने फर्स्ट टाइम ऑर्डर बुकिंग की है, 5 एक्सिस का है, डबल कॉलम का है, प्लस उनकी पेमेंट भी रेडी थी। हमने एक थोड़ा वहां पे डिस्प्ले करके उनको बिलिंग करेंगे, तो वो ऐड होगा ये क्वार्टर में। ये डेफिनेटली वो इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट अब तक की हाईएस्ट रेवेन्यू होगी Q4। Okay, लेकिन thank एक you. चीज अर्णव जी, जैसे मैंने बताई कि 362 करोड़ की ऑर्डर बुक और 115 से 125 करोड़ की मशीनें रेडी होगी, डिस्पैच हो चुकी है, होगी और पड़ी है। उसमें से अभी पेमेंट मुझे बैंक और PSU, क्योंकि 95% इसमें से लोन वाले हैं, वो पेमेंट मुझे बैंक से कितनी रियलाइजेशन आती है, फिर भी मैं मोटा मोटा पकड़ूं तो मैंने ये पूरा जो एनालिसिस किया है कि हम लोग ये Q4 है
वो अब तक की मैक पावर की हाईएस्ट रेवेन्यू रहेगी। Okay, thank you. Just one last question. You had mentioned something about exports, and you had said that you were using the Imprex conference to get some good export orders. So, what other methods are we using to boost our exports? फ्रैंकली थोड़ा सेंसिटिव है अर्नव जी, पर कुछ ऐसी सैंक्शंस कंट्री है वहाँ के ऑर्डर्स देके गए, हमने एक्सेप्ट नहीं किए हैं क्योंकि उनकी लीगलिटी चेक करनी है। और क्योंकि यूएस का सैंक्शन लग गया तो आपको पता है लोकेश, एक कंपनी है Right. इंडिया की जिसको सैंक्शन लगने से सारी मटेरियल्स, इंपोर्ट की मटेरियल्स का बैंड लग जाता है। तो अभी हम लोग उसकी टेक्निकलिटी और स्टडीज कर रहे हैं कि ये ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि अगर किया तो फानुक, सीमेंस, टीएचके काफी कंपनीज जो है वो मटेरियल देना बंद कर देती है। तो वो कंट्री भी है, उसके सिवा भी यूरोप की कंट्रीज भी है जिसके साथ हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हम लोग आपको 2-4 मशीन नहीं, ईमो में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप हमारे एक बड़े पार्टनर के तौर पे आप हमारे साथ आगे बढ़ो। तो अभी तक हमने एक्सपोर्ट के लिए जो हमारे पुराने जो डिस्ट्रीब्यूटर थे मिडल ईस्ट के, उनके साथ अभी भी बिजनेस चालू रखा है, लेकिन कुछ इम्टेक्स में जो ऑर्डर्स देके गए हैं उसको अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि किस तरह से और किया जाए कि नहीं किया जाए, क्योंकि अगर ये किया तो बहुत बड़ा रिस्क फ्यूचर के लिए बन सकता है। तो हम लोग कोई रिस्क नहीं लेते, आप जैसे जानते हो अर्नव जी। तो वो एक्सपोर्ट के लिए हम लोग अभी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, जिसकी हाईएस्ट इम्पैक्ट मुझे लगता है कि सितंबर में हम लोग जर्मनी में पार्टिसिपेट करेंगे, तो Q3 Q4 में दिखेगी। So, just to confirm, these 42 crore of orders from Imtex, these were export orders or domestic orders? Almost, I'm not calculating export in these orders, so totally Okay, domestic। और these are उसमें domestic orders. काफी बड़ा डबल डिजिट का जो नंबर्स है वो कॉर्पोरेट्स का है। Okay, so the export orders from Imtex that you got are over and above this 42 crores, and you are evaluating whether these Yeah. are ethical to go through with. Yeah. Okay, thanks for answering my questions. Yeah. Thank you. Thank you. We'll take the next question from Devash Shah. Devash, you can go ahead, please. हेलो। हाँ जी Yeah, देवांश। Devash. हाँ जी। हाँ, रितेश जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये था, आपने बोला है कि FY26 में 15 करोड़ का हम रफली केपेक्स करेंगे, तो उसको हम कैसे फाइनेंस करेंगे, उसका आप मुझे थोड़ा आइडिया दे सकते हो? नॉर्मली इतनी अमाउंट एक दिन में देवर्ष जी नहीं चाहिए, ग्रेजुअली चाहिए। जैसे हम लोग कैपेक्स बढ़ा रहे हैं, अब 9 मंथ की कैपेक्स देखेंगे तो हर महीने हम कुछ ना कुछ ऐड करते जा रहे हैं, कुछ मशीन्स, कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ पिक्चरिंग, कुछ गेजेस, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। तो एक दिन में जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम लोग इतनी रेवेन्यू करते हैं आफ्टर डिविडेंड ऑल्सो, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी अमाउंट के लिए कोई ज्यादा बार की डेट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हो सकता है कि हम लोग अपनी वर्किंग कैपिटल में से थोड़ा टेम्पररी फंड को यूटिलाइज करें, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोगों का मटेरियल जो है वो क्रेडिट पे आता है और मशीन हम लोग कैश में देते हैं, तो नेगेटिव कैश बैलेंस रहता है। तो उतनी कैश फ्लो की तकलीफ नहीं करे होगी अगर हम लोग लिमिटेड कैपेक्स अपनी प्रॉफिट के सामने करते हैं तो। और सर, दूसरा क्वेश्चन था, इन्वेंट्री अभी अपनी 107 करोड़ की है, राइट? जी। अराउंड 50% ऑफ आवर टोटल एसेट्स है, तो उसमें फिनिश गुड का क्या प्रपोर्शन है? क्योंकि वाई आई एम आस्किंग क्वेश्चन, मैं आपको पहले ये बोल देता हूँ, क्योंकि FY22 के अराउंड फिनिश्ड गुड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट 5-6% ही था, अब वो 12-13% हो चुका है, इसीलिए। एक WIP में फिनिश गुड बताइए, मुझे अलग थी नहीं हुई WIP में नहीं देवेश जी। नॉर्मली कैटलॉग प्रोडक्ट जो है जिसकी समझो कि सप्लाई रेगुलर प्रोडक्ट है, से फॉर एग्जांपल एक VX 300 मॉडल है, वो हम लोग एक साथ में बल्क में बना लेते हैं,
क्योंकि वो प्रोडक्शन करना इजी पड़ेगा। उसकी ऑर्डर 10 है लेकिन हर महीने 10 आ रहा है, तो 20 की लाइन लगा दो। तो आपकी कुछ हायर एंड मशीन जैसे है कि मैं से फॉर एग्जांपल एक 2.5 करोड़ का HMC है डिफेंस का, लेकिन उनकी रोटरी टेबल का डिलीवरी टाइम ही 3 मंथ्स है, तो वो मशीन प्रो फ्लोर में नहीं लेना चाहिए। उसकी जगह पे आपकी जो रेगुलर डे टू डे प्रोडक्ट चल रही है, तो यस हमारे पास WIP में ज्यादा मशीन रहेगी। और कुछ कैटलॉग प्रोडक्ट की इन्वेंट्री भी आपको अभी कैपेसिटी बिल्ड हुई है तो रखनी पड़ेगी, जिसके लिए कस्टमर है आपको बुक एंड बिल में आपको ऑर्डर देंगे। मैं आपको बताऊं कि इतनी सारी टैक्स सेंटर्स जो हमने किए, वहां पे भी हमने काफी इन्वेंट्रीज रखी है कैटलॉग प्रोडक्ट की, कि कस्टमर को आए और मशीन्स की ट्रायल ले और वहीं से डिलीवरी ले जाए। तो एक स्ट्रेटेजिकल मूव है थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने का, और प्लांट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी करना चाहिए कि आपके पास जो ऑर्डर बुक है उसकी रॉ मटेरियल की प्रोसेस टाइम और लीड टाइम ज्यादा है, तो आप कैटलॉग प्रोडक्ट को लाइन पे बना लो जिसको आपको हर महीने देना ही है। तो इन्वेंट्री जो है वो दोनों तरफ से रहेगी, फिनिश की भी रहेगी, WIP में भी रहेगी और शॉप फ्लोर में भी रहेगी, और कच्चा इन्वेंट्री भी रहेगा, आपका रॉ मटेरियल भी रहेगा। कि नाउ मेरे पास 2 क्वेश्चन बाकी है सर। जो न्यू हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनाने की सोच रहे हैं, दैट वी गोना डू आफ्टर हम JV को अनाउंसमेंट कर दे, कैसे होगा मतलब? नहीं, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर देवर्ष जी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर बहुत बड़ी जगह चाहिए। आज हमारे पास जो 8 एकड़ लैंड है उसकी जगह पे वहां पे हम लोग 32 एकर्स की डिमांड है। तो पहले तो फाउंड्री करनी है जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, और वहां पे हर एक प्रोडक्ट के लिए हर एक अलग अलग शॉप फ्लोर, और हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग उनकी कंपोनेंट की मशीनिंग की फैसिलिटीज। तो वो अभी जो नया ट्रेंड वर्ल्ड में चल रहा है, किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, कुछ जो कैटलॉग प्रोडक्ट है उसको आप अपने ओलू कहीं के इसमें जाने लाइन असेंबली भी कर सकते हैं। एक नया ट्रेंड जो है कि आपको कैटलॉग प्रोडक्ट के लिए जहाँ पे नंबर्स बनते हैं वहां पे मॉडिफिकेशंस नहीं होता है, उसके लिए आप लाइन असेंबली भी कर सकते हो। तो वो वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए मुझे सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो लैंड का है। उसके बाद क्या करना चाहिए वो पूरा क्लियर कट दिमाग में है, प्लस कोई कंपनी साथ में आती है तो उनकी भी हेल्प लेंगे कि इसको कैसे और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास डेवलप किया जाए। कि सर बस लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल है बहुत। आपने बोला फैक्ट्री 6 o'clock बंद हो जाती है, कैन वी डू 24 hours प्रोडक्शन और नॉट? नहीं, वो जो एरिया था ना स्टोरिंग का एरिया जहाँ पे स्टोर का काम होता है, मटेरियल खाली रखते हैं, वो नहीं 6 नहीं सर। o'clock। वो मैं बताऊँ आपको, अभी अभी हम ओके लोग ओके। किस तरह से काम कर रहे हैं देवर जी। हम लोग यस। जो रॉ मटेरियल की जो यूनिट है जहाँ पे 6 o'clock उनको मटेरियल नहीं मिलेगी, अगर नाइट शिफ्ट में कोई काम करता है उनको भी मटेरियल है वो 6 o'clock से पहले ले लेनी है रिक्विजेशंस के साथ में। तो हम लोग आफ्टर 6 o'clock मटेरियल लोडिंग और अनलोडिंग, बाहर से भी माल बहुत आता है उसको हम लोग अलाउ नहीं करते, वहीं पे ट्रक रुक जाती है, क्योंकि रात को मटेरियल गिनने का उनकी क्वालिटी चेक करने की वो पॉसिबल नहीं है। हम लोगों का जो मशीन शॉप है जहाँ पे और पाउडर कोटिंग शॉप है, शीट मेटल शॉप है, वो 2 शिफ्ट में चलता है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है देवेश जी। हम लोग अप्रैल से कुछ एरियाज में असेंबली भी 2 शिफ्ट में कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जाओगे इसके चक्कर में। हेलो सर। हाँ Yeah. जी, Devash, are we ओके done? ओके। Can we allow others यस to यस ask यस। questions? ना दैट्स फ्रॉम माय साइड। थैंक यू Yeah, रुपेश जी। please. थैंक यू देवेश। We'll go to the next participant, Mr. Hemant Tadian. Please go ahead. We'll move to the next participant, Mr. Man Ashar. Please go ahead. हेलो। हाँ जी, मन भाई, हाँ जी। हाँ सर, मतलब इफ वी सी दिस क्वार्टर्स ऑर्डर बुक इनफ्लो आल्सो राइट, तो थोड़ा ऑर्डर बुक में इनफ्लो भी थोड़ा स्लो हुआ है, तो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्री अगर अच्छा करे तो ऑर्डर इनफ्लो क्यों थोड़ा बहुत स्लो हो गया। 322 पूछा क्या? नंबर ऑफ मशीन्स आप बोल रहे हैं कि वैल्यू?
सर वैल्यू के हिसाब से इफ मैं लास्ट ईयर Q3 का मैं ऑर्डर इनफ्लो चेक करूं एंड दिस ईयर का मैं ऑर्डर इनफ्लो चेक करूं तो थोड़ा बराबर। कम हाँ, इसका ये हमारा नहीं है मन भाई, पूरा इंडिया का Q3 में जब इम्टेक्स एग्जीबिशन आता है, वो हर साल नहीं होता है, और जब इम्टेक्स एग्जीबिशन आता है तब इम्टेक्स का डेट है वो फिक्स है, जनवरी 24 से लेके 22 से लेके 29-30 तक 8 दिन रहता है। जब इम्टेक्स एग्जीबिशन आता है उस ईयर में सारी इंडिया की जो बाइंग है वो रुक जाती है दिसंबर के अंदर, इसलिए कि वो लोग सोचते हैं कि नवंबर दिसंबर में हम बुकिंग नहीं कराएंगे, इम्टेक्स में जाएंगे तो सारे प्लेयर एक साथ में दिखेंगे, प्लस वहां पे कुछ हमें स्पेशल प्राइज मिलेगा। अभी जो बैक पावर को जो 42 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं 180 के आसपास का मन भाई, टोटल मेरा जो इम्टेक्स ने एक प्रेस रिलीज दिया है उसमें उनका ये मानना है कि 2000 मशीनों की बुकिंग हुई है इम्टेक्स के अंदर 8 दिन में। तो जो ऑर्डर Q3 में रुक जाते हैं वो इम्टेक्स में एग्जीक्यूट होते हैं, लोग ऑर्डर देना बंद करते हैं कि हमें इम्टेक्स में जाके कुछ नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, कुछ फीचर्स वहां पे देखने को मिलेंगे, फिर वो मशीन सिलेक्ट करेंगे और वहां पे जाके सारी कंपनी से बात करेंगे तो कुछ स्पेशल फीचर्स या स्पेशल टेक्नोलॉजी या स्पेशल प्राइस मिलेगा। तो Q3 में इंडियन मशीन टूल्स एसोसिएशन की वेबसाइट पे जो डेटा है ऑर्डर बुकिंग का वो भी आपको स्लो दिखेगा, लेकिन उनकी रोल ओवर होती है Q4 जनवरी में इम्टेक्स एग्जीबिशन। समझ गया सर। सर जैसे आपने कहा कि सारा रोल ओवर जो है स्पिल ओवर जो है Q4 में आया है, तो मेरे को सिर्फ यही समझना है कि अगर हम लोग को 20-25% का हम लोग का जो गाइडेंस था, अगर वो हम लोग को ये साल के लिए मेंटेन करना है तो हम लोग को मोटा मोटी 100 से 125 करोड़ का क्वार्टर देना पड़ेगा। तो क्या हम लोग के पास कैपेसिटी है उतना कि हम लोग बेसिकली इतना बड़ा क्वार्टर मेरे दे सके? पास मन भाई वैसे मैंने बताया कि 115-120 करोड़ की मशीनें जो डिस्पैच हुई, जो रेडी पड़ी है, जो बनने जा रही है, उसकी टोटल कॉस्ट इतनी आ रही है 115 से 120 करोड़, जो आउट ऑफ 362 करोड़ की ऑर्डर बुक प्लस फरवरी की नई ऑर्डर्स जो इम्टेक्स में डिस्कस करके गए हैं, अब ऑर्डर देना बाकी है, प्लस मार्केट में जो लोग घूमते हैं सारे लोग इम्टेक्स नहीं आते हैं उसका भी ऑर्डर्स और मार्च का ऑर्डर्स, तो ऑर्डर बुक तो बहुत बड़ा बनेगा। और मशीनें भी है मेरे पास, जनवरी का एग्जीक्यूशन हो चुका है वो, फरवरी का एग्जीक्यूशन हो चुका है वो, और फरवरी का प्रोडक्शन, मार्च का प्रोडक्शन 115 से 120 करोड़ है। अब जो एग्जीक्यूशन आएगा वो मैं इसलिए 100% नहीं बोल सकता हूँ कि पेमेंट कितना बैंक देगी, अगर पेमेंट नहीं देगी तो मैं मशीन्स की बिल नहीं कर पाऊंगा, तो वो डिपेंड्स करता है कि बैंक मुझे या PSU किस तरह से पेमेंट करती है। नॉर्मली जो एक्सपीरियंस रहा इतने साल का उसमें मार्च के अंदर सभी PSU और बैंक को भी टारगेट होता है और कस्टमर को डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, तो मैक्सिमम डिसबर्समेंट होता ही है, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर भी मैं बताऊं तो मैं मान रहा हूं कि मैं हाईएस्ट एवर करूंगा। समझा सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। राइट। Thank you. We'll move to the next participant, Aryan Kaur. Aryan, you can go ahead, please. Yes, thank you for the opportunity, sir. Firstly, could you add some color on the new 5-axis machines? And amongst the product mix, which ones would you expect to drive growth going forward? डबल कॉलम हाईएस्ट है। Hello, am I audible? 5 एक्सिस एग्जैक्टली जो आर्यन भाई 5 एक्सिस मशीन हमने डिस्प्ले किया है उसमें एक तो पहला फीचर्स जो हमने डाला था वो गैंट्री टाइप स्ट्रक्चर था जिससे कि मशीन्स की रिजिडिटी, दूसरा हमारा जो रोटरी टेबल है वो जीरो बैकलेस का था। जो कुछ बनता है इंडिया में वो 2 टाइप के बनते हैं, एक वार्म टाइप होता है जिसमें बैकलेस रहता है और एक टाइप होता है डायरेक्ट ड्राइव टाइप। हमने ये डायरेक्ट ड्राइव जो हाईएस्ट फीचर वाला कंट्रोल था, रोटरी टेबल था, वो डिस्प्ले किया था, HS के स्पीडल के था 12,000 RPM पे, और जो हाईएस्ट कंट्रोल आता है जिसमें वो सिनेमरिक 1 आता है 840D के बाद का, तो हमने वो कंट्रोल उसमें यूज किया था जिसमें IoT
4.0 भी हमने इंटीग्रेट किया था कि प्रोडक्टिविटी और प्रोसेसर भी। अभी हमने ये मशीन्स बनाया था हमने एक अलग सॉफ्टवेयर के साथ। अभी कस्टमर को चाहिए एनएक्स का जो सीमेंस का सॉफ्टवेयर है उनके साथ, तो हम लोग उसमें वो कॉन्फ़िगरेशंस चेंज करके कस्टमर की ट्रायल्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीक में कर रहे हैं, और ये मशीन उनको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नॉर्मली ये मशीन्स जो है उनकी डिलीवरी टाइम जो है वो 4 to 5 मंथ है, बाहर की कंपनी से आती है उसमें। तो हम लोग ये मशीन्स पे ये साल ज्यादा फोकस करेंगे। और दूसरा हमारा हाईएस्ट जो नेक्सा प्रोडक्ट में हुआ है वो डबल कॉलम और वीटीएल का है, जिसकी काफी अच्छी मार्केट हमें ये साल देखने को मिली। Okay. And sir, on the industry level, any growth drivers? इंडस्ट्रीज लेवल ग्रोथ है मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, जहाँ पे कुछ प्लेयर्स ने ज्यादातर ऑटोमोबाइल पे फोकस किया था। साउथ की एक कंपनी थी जिन्होंने ऑटोमोबाइल पे फोकस ज्यादा किया था, चेन्नई पे फोकस ज्यादा किया था, वहां पे उनको थोड़ा डीग्रोथ देखने को मिलेगा। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, नॉलेज है कि ये ऑटोमोबाइल पे थोड़ा उनको चेन्नई साइड में डीग्रोथ मिलेगा, लेकिन जनरल पर्पस और काफी वेराइटीज पे जिन्होंने काम किया है उनको ग्रोथ मिलेगी। और सबसे ज्यादा ग्रोथ मिलेगी ये साल में जिन्होंने एक्सपोर्ट पे बहुत बड़ा फोकस किया है। Okay. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. We'll go to the next participant, Samarth Nagpal. Please go ahead. Hi, am I audible? Yeah, Yes. Samarth, you are audible, please. Hi, Rupesh sir. Sir, कैसे हैं? या बस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सर सर 3-4 थोड़े से स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस थे। आई थिंक नंबर्स वगैरह पे डिस्कशन काफी हो गया है। सर अगर हम देखें इम्टेक्स के ऑर्डर्स जो हैं हमारे काफी फ्लो हुआ है इस महीने में, जो आपने बताया भी है, क्लैरिटी भी दी है कि इम्टेक्स के ऑर्डर्स हमारे 40 ऑड करोड़ के ऑर्डर्स बुकिंग हुई है। तो सर जैसे हमारा प्री एग्जीबिशन एक ड्रैग था कि हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे, लोगों ने पुश किए थे अपने ऑर्डर्स, तो पोस्ट एग्जीबिशन ड्रैग भी क्या दिख रहा है क्या, या मतलब हमारा फरवरी एंड मार्च में जो ऑर्डर फ्लो रहेगा वो अच्छा रहेगा? इज इट सेफ टू एज्यूम कि हम अभी हमारा 360 करोड़ का, या हमारा अभी ऑर्डर बुक है करंट, अगर मैं देखूं 360 करोड़ अभी मान लेते हैं इम्टेक्स मिला के, एंड लास्ट ईयर हमने रफली Q4 में 90 से 100 करोड़ के ऑर्डर्स लिए थे, जो लास्ट ईयर Q4 की बात कर रहा हूं मैं। तो सेफ टू एज्यूम कि इस साल के एंड के अंदर हमारा 350-360 करोड़ का ऑर्डर बुक क्लोज होगा, इंक्लूडिंग Q4 रेवेन्यूज उसको हटा के? कोई स्लोनेस दिख रही है ऑर्डर्स में एग्जीबिशन के बाद में हमें? नहीं, एग्जीबिशंस के अंदर समर्थ जी समझो कि आपके पास इंक्वायरी जो आई है, मेरे पास जो इंक्वायरी है वो 2500 की है, उसमें से हमने 181 का एडवांस लिया है। ऑर्डर्स मींस जिन्होंने पैसा दिया। ठीक है सर। अभी वो लोग क्या सोचते हैं कि मैंने 4 कंपनी से डिस्कस किया, अब मैं जाके एनालिसिस करूंगा। तो इम्टेक्स के बाद हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में कि वो आपका 6 महीने से 8 महीने तक का इंक्वायरी ढूंढने नहीं जाना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा बोनस है। दूसरा, इम्टेक्स में 1 लाख लोगों ने विजिट किया था, जिसमें मेरे हिसाब से 20 या 22 हजार कंपनी होगी, लेकिन इंडिया में कंपनी बहुत ज्यादा है। दिल्ली साइड से बहुत कम विजिटर्स थे। तो इंडिया में जो इम्टेक्स में आते हैं वो 100% कम्युनिटी नहीं आती है, वो 25 to 30% ही कम्युनिटी विजिट करती है। 75% तो आपका रूटीन बिजनेस जो चल रहा है वो चलेगा ही। तो ऑर्डर बुक के अंदर मैं आपको बताऊं तो फरवरी और मार्च में डेफिनेटली ऑर्डर बुक बढ़ेगा, और आपका जो Q4 का ऑर्डर था उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा इम्टेक्स को पकड़े तो भी बढ़ेगा। ठीक है सर। सर दूसरा, एक लास्ट क्वार्टर में भी जब हमारी बात हुई थी तो ये था कि कई बार जो पेमेंट होता है वो रिलीज नहीं हो रहा है बैंक से, एक प्रॉब्लम आता है। तो मेरा सिर्फ एक डाउट है कि जितनी भी हमारी ऑर्डर बुक है जहाँ पे हम एडवांस ले लेते हैं और जिसको हम काउंट करते हैं, वहां पे इज द लोन ऑलरेडी सैंक्शनड, या वो एक प्रोसेस में होता है? मतलब मैं ये समझ रहा हूँ जो डिसबर्सल है वो बैंक की तरफ से जो हम डिले की बात कर रहे हैं, वो डिसबर्सल आफ्टर लोन सैंक्शन है या वो प्रोसेस के अंदर है? मुझे वो एक पार्ट समझना था फाइनेंसिंग का। समझ जी, एक से जैसे कि ये लोग इंक्वायरीज की डिस्कशन करते हैं, ये जो सेल्स की जो
एग्जीक्यूशन होती है वो कैसे होती है, मैं थोड़ा प्रोसेस समझाऊं कि पहले इंक्वायरी जनरेशन होता है, आइदर कस्टमर सामने से बुलाता है मैक पावर को, कोई भी कंपनी की 3 कंपनी को बुलाया बगैर वो मशीन फाइनल नहीं करेगा, पहले सामने से बुलाता है, वो 50-60% होता है। आपका 30-40% है आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, जिसमें जो आपको रिपीट ऑर्डर देना चाहते हैं या कोई और मशीन खरीदना चाहते हैं। तीसरा होता है कि आपकी टीम में कोल्ड कॉलिंग के लोग घूमते हैं मार्केट में, उनके पास कौन कस्टमर को कौन सा मशीन की कब रिक्वायरमेंट है, उनका इन्फ्लुएंस मार्केट से, टूलिंग वाले से, फाइनेंस वाले से, कंज्यूमेबल वाले से मिलता है, जिसमें भी हम 3 टाइप की अलग अलग कैटेगरीज करते हैं। फर्स्ट टाइम यूजर्स और एग्जिस्टिंग यूजर्स, मैक पावर का रिपीट ऑर्डर वाला कस्टमर, और थर्ड है कि कॉम्पिटिटर के लिए हमारे पास एंट्री नहीं है तो हम वहां पे एक अलग स्ट्रेटेजी करते हैं, तो वहां पे वो इंक्वायरी जनरेशन मिलती है, फिर टेक्निकल डिस्कशन होता है, उनकी कंपोनेंट्स जो है उनकी बातें होती है, फिर कॉमर्शियल्स आती है। उस टाइम पे कस्टमर डील क्लोज के लिए एडवांस टोकन देता है आपको कि 1 लाख रुपया आपको दिया मैंने, आपका ये ऑर्डर बुक हो गया। अब हम उनको ऑर्डर बुक में ले लिया है, लेकिन हम प्रोडक्शन में नहीं लेंगे। जी सर। प्रोडक्शन लाइन में आपके पास 125 मशीन की कैपेसिटी है शॉप फ्लोर की, अभी आपके पास ऑर्डर है 1200-1500, अभी आप सारा 1500 ऑर्डर नहीं लेंगे, हमें 1500 में से 1 लाख रुपया दिया, उसके बाद उसकी एक प्रोसेस ब्रांच के अंदर होती है कि कस्टमर का कंस्ट्रक्शन रेडी है, कंस्ट्रक्शन के बाद उनके पास पावर रेडी है, उनके पास अभी कस्टमर ने बैंक कौन सा सिलेक्ट किया है, यूको बैंक, तो हमें वो पता होता है कि ये 1200-1500 ऑर्डर जो पेंडिंग है उसकी प्रोसेस कैसे आगे बढ़ रही है, उसके बेस पे हमारी ब्रांच है वो एनालिसिस करती है, कस्टमर से बात करके, बैंक से बात करके कि आप 1500 में से 200 मशीन से वो फरवरी में बिलिंग होगी, जिसकी पेमेंट आ जाएगी, क्योंकि उनकी प्रोसेस आगे बढ़ी है, कस्टमर ने लोन के पेपर्स दे दिए है, अब अप्रूवल की वेट कर रहा है, अप्रूवल मिल गया है, अब मार्जिन मनी की वेट कर रहा है, तो एक प्रोसेस है हमारे पास जिसमें मुझे पता चल जाता है कि 200 मशीन का नाम ये लोग दे रहे हैं, उसकी होगी, उसमें से भी एक रेशियो निकल के आता है, 65-70% 100% आती है, बाकी की पहली तारीख को, दूसरी तारीख को, या फिर कोई बैंक हॉलीडे आ गया, या फिर सैटरडे संडे आ गया क्वार्टर एंड में या मंथ एंड में, तो वो रोल ओवर होती है। तो ये मोटा मोटा समझिए ये प्रोसेस है पूरी ऑर्डर की। हम लोग कस्टमर कभी पेमेंट रेडी है और अभी फाइनल करेगा ऐसा बहुत कम बनता है, वो कब बनता है कि हम लोग उनका फाइनल होने के बाद भी बीच में कूदते हैं कि हमारा मशीन ले लो, और उनको अच्छा लगता है तो फिर कोटेशन चेंज करके हमारा लेता है, वो पेमेंट आ जाती है इमीडिएटली। दूसरा 10% to 15% कस्टमर ऐसे रहेंगे कि सेम मंथ में बुकिंग, सेम मंथ में बिलिंग, क्योंकि उनकी प्रोसेस हो चुकी है, अब वो मशीन फाइनल करने के लिए निकला है कि मुझे रेडी में दो। तो एक पैटर्न है उसका, फर्स्ट टाइम यूजर्स, मैक पावर का एग्जिस्टिंग यूजर्स, और कॉम्पिटिटर का मशीन यूज कर रहा है अब हमारा लेना चाहता है। दूसरा बुक एंड बिल यूजर्स, ज्यादातर कॉर्पोरेट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो सेम मंथ में होती है कि आज ऑर्डर दिया, मुझे ये मंथ में ही ऑर्डर मशीन दे दो, इसलिए आपको कुछ रेडी मशीन्स भी रखने पड़ेंगे, ये 10% कस्टमर के लिए। जी सर। सर मैं इसलिए पूछ रहा था कि जो मेरा कस्टमर लोन ले रहा है, लोन वाला कस्टमर, लेट्स टेक आपका एक बैंकिंग पार्टनर है, या मेरे को नहीं पता, हम इन्फ्लुएंस करते हैं कि एक बैंक से हमारा लोन सैंक्शन होता है। अब कई बार क्या होगा, फनल में बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, सब लोग चेज कर रहे हैं, कस्टमर भी चेज कर रहा है, ऐसा भी केसेस होते हैं कि 2-2.5 महीने तक पेपर आगे मूव ही नहीं हो रहा है, उसका पेमेंट नहीं आ रहा है, एंड कस्टमर भी परेशान हो जाता है, वो किसी और कंपनी का मशीन ले लेगा, तो उसके ऊपर कोई रिगर है हमारा कि इस फनल से ज्यादा ना जाए, 60-70 दिन से ज्यादा ना जाए, या मे बी 45 दिन से ज्यादा ना जाए? नहीं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, और कोई बैंक या कोई पीएसयू कोई एक कंपनी की फेवर कभी नहीं करेगा, नहीं तो उनका खुद का बिजनेस चौपट हो जाएगा। वो जिसका कोटेशन कस्टमर ने रखा है उसको बदलने के लिए वो अलाउ ही नहीं करेगा, अनलेस एंड अनटिल, अगर मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरी एनओसी के बगैर वो बदल नहीं सकता है, नंबर 1। मैं दूसरों का बदल नहीं सकता हूँ,
तो कस्टमर को माइंड डाइवर्ट करने का काम बैंक या पीएसयू कभी नहीं कर सकेगी, लीगली और मोरली भी, क्योंकि उनका खुद का बिजनेस डिस्टर्ब होगा। हाँ, होता यही चीज है कि कस्टमर के पास उनका पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट मांगा है, वो कस्टमर के यहाँ पे कुछ शादी है, वो गया ही नहीं है देने, फिर उन्होंने मांगा है लैंड रेवेन्यू का रिकॉर्ड कि आपका वो जो रेंट एग्रीमेंट हुआ है उसका कॉपी दो, तो कस्टमर ने रेंट एग्रीमेंट किया ही नहीं है। तो ये जो कस्टमर से उनको उनकी प्रोसेस की नॉलेज उनके कंसल्टेंट पहले से ही देते हैं, तो थोड़ा लेथर्जिक डिलेड होता है कस्टमर साइड से पेपर के बारे में। दूसरा होता है बैंक के अंदर, जब कोई ऑफिसर चला गया लोन का, तो वो सारी चीज को वापिस एबीसीडी से, क्योंकि अभी आप थोड़ा देखेंगे तो बैंक मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोन डिस्बर्समेंट में पर्सनल पे ले ली है कुछ बैंक्स ने, तो वो क्या करेगा कि ट्रांसफर हुआ है किसी का जिसने 90% प्रोसेस कर लिया था, तो नया ऑफिसर आएगा तो वो वापिस एबीसीडी से स्टार्ट करेगा, तो वो डिलेड हो रहा है, वो फाइनल है। इसके कारण कभी भी 100% जो नाम एज्यूम किए थे कि इनका आएगा वो आता नहीं है। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड सर। आई थिंक एक फाइनल क्वेश्चन, बाकी पार्टिसिपेंट्स भी है, एक फाइनल क्वेश्चन सर। स्ट्रक्चरली नेक्स्ट ईयर जो है हमारा, जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है, आई थिंक एक क्वार्टर तो है ही Q4, नेक्स्ट ईयर इज इट फेयर टू अज्यूम, बिकॉज हमारा टॉप लाइन ग्रोथ 10 से 15% ही ग्रो होगा इस साल, वट एवर बी द फैक्टर, एंड हमने काफी मशीन्स भी डेवलप की हैं, सब कुछ किया है, बट नेक्स्ट ईयर मेरा जो मार्जिन है वो हिट लेंगे, बिकॉज हम एग्जीबिशंस में भी पार्ट ले रहे हैं, वहां पे भी हमारा एक एक्सपेंस होगा, आप जर्मनी भी जा रहे हो, तो मेरा जो अभी तक का ट्रेंड था कि मेरा रेवेन्यू 20-25% से ग्रो करता था, मेरा बॉटम लाइन बहुत फास्ट ग्रो करता था, तो नेक्स्ट ईयर इज इट फेयर टू एज्यूम कि मेरा जो टॉप लाइन है वो 20-25 से ना करके मेरे पास वो कैपेसिटी भी है, 1500 से 2500 मशीन पे जा रहा हूँ, तो मेरा जो टॉप लाइन है वो 30-35-40% तक ग्रो करने की कैपेबिलिटी है हमारी, बिकॉज बॉटम लाइन पे वो एजम्पशन लेना गलत होगा कि बहुत ज्यादा ग्रो होगी। देखो समर जी, मैं जैसे कि 2500 मशीन की बात कर रहा हूँ, मई से हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे 500 मशीन एक्स्ट्रा का, आज के अंदर 2000 मशीन की है, तो 400 करोड़ का हम लोगों के पास कैपेसिटी है। नेक्स्ट ईयर में हम पकड़े कि एक महीना चला गया है, तो मोटा मोटा पकड़े 450 करोड़ का हमारा कैपेसिटी बिल्ड होगा टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। उसमें आप 100% कभी जनरेट नहीं कर पाओगे, तो मोटा मोटा आपकी कैपेसिटी है वो 400 से 425 करोड़ की आपके पास कैपेसिटी बिल्ड हो गई। अब कैपेसिटी का इश्यू कभी रहा ही नहीं है। अब आपको करना था कि आपने पहले कैपेसिटी नहीं थी, तो आपने कॉर्पोरेट्स को, एक्सपोर्ट को और काफी एरियाज को एग्जीक्यूट नहीं किया था, आपके पास मैन पावर ही 100 थे, अब आपके पास 225 है, तो हमने एग्जीबिशनों पे एग्रेशन दिखाया, फिर हमने सेल्स एंड सर्विस फोर्स बढ़ाई है, एग्जीबिशंस के बाद हम लोग बाहर के एक्सपोर्ट के लिए भी एग्रेशन दिखा रहे हैं, तो अभी ऑर्डर बुक अच्छा आएगा, पेमेंट आएगा उनका, तो अपने पास 400 से 425 करोड़ की प्रोडक्शन की कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि हम लोग जिस हिसाब से एग्रेशन दिखा रहे हैं, तो इनिशियली कॉस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन टॉप लाइन भी आपका काफी अच्छा बढ़ेगा। साथ में जब कॉस्ट बढ़ता है तो आपने देखा होगा कि हम लोग साथ में बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी बढ़ा रहे हैं, तो मार्जिन्स पे भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, और जो कॉस्ट बढ़ेगा उसके सामने हायर एंड मशीन्स का जो रेवेन्यू है ये नए फाइनेंशियल ईयर में काफी बड़ा दिखेगा, जिसमें मार्जिन्स बहुत ज्यादा रहेगी, जो हमारी पास्ट में उतनी नहीं थी। हायर एंड पे टर्निंग और वीएमसी पे ही ज्यादा फोकस था। इस बार नए 26 में हमें डबल कॉलम, वीटीएल और बड़ी मशीनों की काफी अच्छी ऑर्डर बुक्स और अच्छा एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, आई विल जॉइन बैक द क्यू एंड विश मैक पावर द बेस्ट सर। थैंक यू सर। Thank you very much. Thank you. We'll move to the next participant. Piyush Jain, you can unmute and ask your questions. We'll move. Piyush? Hello. Yeah. Yeah, hello. Am I audible? Yeah, please go ahead. Yeah, Rupesh bhai, just want to understand कि जो margin dip हुआ is only because of कि we haven't achieved the sales growth और वो हमारा मतलब operating deleverage हुआ or something, or does this have some reason for it? Because you remember 1 or 2 quarter back we had discussing कि
we will move margin from 17% to somewhere number of 27% type with backward integration and all. Is that target remains still on the cards and it's just one-off quarter? नहीं, एक ही क्वार्टर में आप देखो पीयूष जी की हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो 62-63% के आसपास आ गई कंपेयर टू आप लास्ट ईयर देखेंगे तो मार्जिन में डेफिनेटली रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो ही इफेक्ट करती है और हायर एंड मशीन्स करती है, तो वो आपको दिखने को मिलेगा Q3 में भी कि रॉ मटेरियल Q3 वर्सेस लास्ट ईयर Q3 देखेंगे तो 5 से 6% का रॉ मटेरियल का कंजप्शन और मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। सेकंड जो एक्सपेंस बढ़े हमारा Q3 लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर वो मेरे ख्याल से 4 या 5 करोड़ का कितना है एम्प्लॉय कॉस्ट 9 मंथ टू 9 मंथ हमारा जो सैलरी कॉस्ट है वो बढ़ा है। दूसरा डेप्रिसिएशन का कॉस्ट जो है वो 9 मंथ टू 9 मंथ कितना है 1.40 करोड़ बढ़ा है। तो मेन थिंग यही हुआ है पीयूष भाई कि मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट डेफिनेट हुआ है, लेकिन एक्सपेंस के सामने जो रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, उसका हिसाब से वो EBITDA पे आपको असर दिख रहा है। So when we will again back on track, at least 17% type of number which we used to do next quarter, next year, after 2 quarters, how you are seeing raw material cost is stabilizing in this quarter or what? रॉ मटेरियल कॉस्ट है पीयूष जी वो नॉर्मल यही रहेगी और मेरे हिसाब से एक्सपेंस जो है वो भी नॉर्मली 5-7% सैलरीज में बढ़ेगा, लेकिन मेन जो इम्पैक्ट आएगा एक क्वार्टर में वो 1 to 2 करोड़ का एग्जीबिशंस का कॉस्ट आएगा इमटेक्स का, और उसके सामने जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो मैंने बताया कि हाईएस्ट एवर रहेगा। सर 500 करोड़ का जो टारगेट था पुराना वो what do we see where we will achieve this? मुझे लगता है कि वो नए प्लांट से करेंगे। अभी कैपेसिटी 500 करोड़ की बिल्ड हो जाएगी नए फाइनेंशियल ईयर में, ऑलमोस्ट 450 करोड़, क्योंकि मई में हम चालू करेंगे 500 का, तो 450 से 500 करोड़ के बीच का कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल में ही। और जो सेल्स फोर्स हमने बढ़ाई है और अप्रैल में जो सेल्स कॉन्फ्रेंस है प्लस जो एग्जीक्यूट नहीं हुई है वो ऑर्डर बुक फॉरवर्ड होगी, तो हमें नए ऑर्डर्स जो है वो 400 करोड़ के चाहिए। हम टारगेट 500 करोड़ का सेल्स फोर्स को देके आगे बढ़ रहे हैं, प्लस जो रोल ओवर होगी 31 मार्च को जो ऑर्डर बुक वो सब मिला के 500 करोड़ का ऑर्डर बुक हो सकता है नया फाइनेंशियल में रोल ओवर के साथ में। उसमें से मेरे हिसाब से पेमेंट आता नहीं है, आता है, ऐसा हम लोग पकड़े तो 350 से 400 करोड़ के बीच में मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ हायर वैल्यू हायर एंड मशीन्स उसके कारण हम लोग टॉप लाइन है वहां तक लेके जा सकते हैं। सर बीच में 1 or 2 क्वार्टर बैक आपने कुछ एक फॉरेन की किसी से कुछ जेवी के बारे में भी बात की थी कि एक फाइनल स्टेज पे चल रहा है कुछ डिस्कशन एंड यू विल गेट इनटू सम जेवी और समथिंग। और दूसरा एक ये था कि आपने कुछ ये भी बोला था कि डिफेंस वाले चीजों पे भी आप कुछ बिड करने वाले हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग सम डिफेंस रिलेटेड में भी सीएनसी मशीन के ऑर्डर्स मिलेंगे। ये दोनों पे कुछ अपडेट बताएंगे क्या रुपेश भाई? आओ तो डिफेंस में पेंडिंग ऑर्डर जेवी के अंदर पीयूष भाई पहला तो डिस्कशन अभी भी चालू है, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन करने के लिए सबसे पहला हमें रिक्वायरमेंट है कि एक्सपांशन जब जेवी करेंगे तो उनके साथ हमें नई लैंड पे ही करना पड़ेगा, नए एरिया में नई एंटिटी के साथ वहां पे हम लोग जेवी करेंगे। उसके लिए अभी भी हमारा डिस्कशन चालू है, दे आर रेडी, लेकिन हमारे पास ये लैंड आ जाने के बाद हम लोग जेवी में या सितंबर एग्जीबिशन पे मेरे ख्याल से एग्जीक्यूट करेंगे जेवी की बात को। 17 करोड़ और आज भी डिफेंस के मेरे पास 17 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर्स है पीयूष जी, और डिफेंस की जो बिड सबमिटेड है हमारी अब तक जो येट टू बी ओपन, और ज्यादातर वो फरवरी एंड मार्च में ही ओपन होते हैं क्योंकि इनका बजट लैप्स हो जाएगा। तो 377 करोड़ की पीयूष भाई ऑर्डर हमने अभी तक बिड सबमिटेड की है, और 17 करोड़ की ऑर्डर्स अभी भी हमारे पास डिफेंस की अपने पास है, जिसको हम लोग
रोल ओवर भी होगी, क्योंकि बहुत बड़ी मशीनें हैं कुछ, और कुछ मशीन है वो ये क्वार्टर में हम एग्जीक्यूट करेंगे। रुपेश भाई एक लास्ट चीज बस, मतलब इसके पहले भी जितने बार भी मैंने आपसे बात की है, जितने बार भी हम इंटरेक्ट किए हैं, एवरी कॉल आई हैव अटेंडेड एंड आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू हैव अ वर्ड विद यू, we were always sounding bullish कि there is so much of demand in the CNC machines and all, and you are also not running for a turnover or something. You are seeing the growth where the profit is there. You have some your criteria कि मैं वही धंधा करूंगा जिसमें प्रॉफिट बचता है, मैं टर्नओवर के लिए नहीं भागूंगा। बिकॉज आपने पहले भी बीच में बोला था टाटा वाटा की कुछ मशीन्स की रिक्वायरमेंट थी जो उनकी अलग टर्म्स पे थी, जो आपको नहीं जमी, आपने नहीं करी। Do you see some signs of some growth slowdown or something subdued as per you, which you were expecting maybe a 6 months back? थोड़ा सा मतलब एनवायरनमेंट थोड़ा सा डाउन हो गया है, जहाँ पे हमको भी हमारी सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी, मतलब आर वी जस्ट मतलब गोइंग दैट कि हम वो लेवल पे सेल्स ग्रोथ नहीं करें? आपका क्वेश्चन समझ गया मैं। बुलिश और एग्रेशन जो है वो मुझे अभी भी डाउन नहीं करना है, क्योंकि मैं मार्केट का 4% भी अभी भी जो मार्केट है, मार्केट डाउन होगा तो कितना परसेंट होगा? 4%, 5%, 10%। लेकिन मेरा खुद का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन मशीन टूल्स इंडस्ट्रीज में वो 4% ही है। मेरे पास काफी जगह बची है एग्रेशन दिखाने के लिए और बुलिश। इनके लिए मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनके लिए मुझे कैपेक्स चाहिए। जैसे कि मैं पास्ट में जो बोलता था उसको कंटिन्यू करता हूँ कि पहले हमारी कैपेसिटी 1200 की थी, फिर 1500 की, 1500 के बाद 2000 की। तो पहले कैपेसिटी का इश्यू था और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का इश्यू था। अगर मैं पहले डिस्ट्रीब्यूशन कर लेता हूँ तो 6 महीना कैपेसिटी बिल्ड करने में लगता है, उसकी कॉस्ट लग जाएगी। तो पहले मैंने कैपेसिटी बिल्ड की है, फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कॉस्ट ऐड की है। और जो एक फैक्टर्स जो आप बोल रहे हैं उसमें मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा था, वो था कि पीएसयू और बैंक से मुझे पेमेंट आना चाहिए। ये नए बजट में लोग और भी ज्यादा बैंक से लोन लेने लगे, क्योंकि नए बजट में उनको और ज्यादा बेनिफिट्स मिले हैं। पहले के टाइम में 3 इयर्स बैक ऐसी कोई ज्यादा बड़ी एग्रेसिव स्कीम नहीं थी गवर्नमेंट की कि आप हमारे से लोन लोगे तो हम आपको सब्सिडीज देंगे। लेकिन ये सब्सिडीज से फायदा भी हुआ है कि जो ऑर्डर बुक है उसमें मैं ट्रेंड स्टडीज करता रहता हूँ कि मार्केट डाउन है या मार्केट अप जा रहा है। अभी जब हम लोग स्टार्टअप की बात करते हैं तो हमारी ऑर्डर बुक में डबल डिजिट में फर्स्ट टाइम बायर होते हैं। इट शोज कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर रही है। उससे भी ज्यादा 40 से 50% जो ऑर्डर बुक है वो एग्जिस्टिंग सीएनसी यूजर्स है जो मशीन की कैपेसिटी डबल कर रहे हैं। तीसरा ट्रेंड ये देखा मैंने कि इंडिया की ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग की होती है कि नहीं होती है। अभी इतना इजी पेमेंट मिल रहा था, सब्सिडीज मिल रही थी, तो लोग क्या सोचते हैं कि मैं 24 घंटा क्यों चलाऊं, मुझे रात की प्रोडक्शन डिस्टर्बेंस हो रही है। तो मेरे पास ऐसे कस्टमर है जिन्होंने कैपेसिटी बिल्ड नहीं की है, लेकिन उन्होंने शिफ्ट कम कर दी और मशीनें ऐड की कि रात को मुझे रिजेक्शन और नाइट की जो पोल्यूशन है वो नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी भी मुझे बुलिश और एग्रेशंस जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि 4% कुछ भी नहीं है। मैं मिनिमम डबल डिजिट का प्लेयर हूँ। उसके लिए मुझे ग्रेजुअल ग्रोथ करनी थी, वो मैंने की है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। अब हम लोगों ने रुपेश भाई एग्जीक्यूशन एक ही चीज नो, आपके एग्जीक्यूशन पे कोई क्वेश्चन नहीं है। वी हैव सीन यू लास्ट मेनी इयर्स। सिर्फ एक ही चीज नाउ, जैसे अभी हम 2500 मशीन का कैपेसिटी हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपेसिटी एक कंस्ट्रेंट था, बिकॉज द क्वालिटी एंड द सर्विस विच वी हैव डिस्कस अर्लियर आल्सो, जो हम आफ्टर सेल सर्विस भी जो मैक पावर प्रोवाइड करता है, शायद वो कोई और उतने लोग उतना नहीं प्रोवाइड कर पाते। सो हम now, if demand is not the problem, our aggression in our workforce, everything is on the place or something. Let's say we start FY26 after this quarter. Let's say. आप What do we? अगर जनरलाइज नहीं करते, मैं आपको इंटरप्ट करूं, सॉरी, कि जनरलाइज नहीं करे डिमांड को, तो यस Q2 Q3 में जो लोगों ने खाली ऑटोमोबाइल पे फोकस किया था उनको डाउन गया था। दूसरा, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जिसमें अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं, उसकी ऑर्डर बुक जो कस्टमर्स है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के, उनके पास 2030 तक के ऑर्डर है, उनको एग्जीक्यूशन चैलेंज है।
तो अब हमें उस सेक्टर में फोकस करना है। एक्सपोर्ट के अंदर कुछ कंट्रीज जो है, जिसकी मैंने आपको पीयूष जी बात की कि ईएमएस भी एक सेक्टर होगा जिसपे सीएनसी मशीन की काफी रिक्वायरमेंट। वो मशीन भी हमने डिस्प्ले की थी। भले टाटा नहीं ले, आईफोन नहीं ले, लेकिन अभी ओप्पो और सैमसंग बाकी कंपनीज भी आ रही है, और वो लोग मार्केट में वो लोग अपने वेंडर से भी काम करवाएंगे। अगर हम डायरेक्टली भी नहीं देते उनको 200 मशीन्स, तो वो अपने वेंडर को रेकमेंड कर सकते हैं अप्रूव्ड होने के बाद। तो सेक्टर्स चेंज होते रहते हैं। अभी सबसे बड़ा जो ग्रोथ मिला है वो एरोस्पेस पे मिला है सबको, और दूसरा मिला है एक्सपोर्ट पे। और वो एक्सपोर्ट थोड़ा रिस्की दिख रहा है मुझे, इसलिए हम लोग स्टडी करके जाएंगे कि ओवरनाइट हम लोगों को जीरो रेवेन्यू नहीं हो जाए, जैसे कि हुआ है कुछ कंपनीज को। तो मुझे लगता है कि आगे का जो ईयर है वो आपको सेक्टर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। डाई एंड मोल्ड्स जो है वो बूम रहेगा, उससे भी सर एक ही पीयूष भाई आप बहुत स्टडी करते हैं, इसलिए मैं एक और न्यूज भी दूं। सबको पता होगा आप लोगों को, एनालिस्ट को, कि हमें अगस्त या सितंबर से बीआईएस स्टैंडर्ड कंपलसरी करना है। यस उसके लिए यस अभी यस से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है थ्रू आईएमटीए में, और हम लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद जितने भी इंपोर्ट्स आ रहे हैं बाहर की कंट्री से, उनको भी बीआईएस लेना कंपलसरी है। अब इंडिया का यस इंपोर्ट है यस वो ऑलमोस्ट 50% है। तो यस मेरा ये मानना है कि अगला साल है वो मैक पावर के लिए चैलेंज ये रहेगा कि हम एग्जीक्यूट कितनी फास्ट और कितनी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स डेवलप करते हैं। सर और मेरा एक ही सवाल है रुपेश भाई। हाँ, सॉरी इंटरप्ट, अदरवाइज विनय भाई मेरे को अभी रोक देंगे कि वो बहुत हो गया। सर एक ही सवाल है, ये 2,500 हम कब खत्म करेंगे यूटिलाइजेशन, एंड हम अगले केपेक्स की कब बात करेंगे व्हेन हम वी लोग सी कि हम 5,000 कैपेसिटी की बात करें। सी आई एम नॉट आस्किंग फॉर 1 ईयर 2 ईयर, वी नो मैं 5 साल 10 साल में भी आप एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूशन इज नॉट अ चैलेंज फ्रॉम योर साइड, आई नो दैट। मैं व्हेन वी विल से, बिकॉज राइट नाउ एवरीथिंग इज सेट, जो मुझे लगता है for FY 26 27 the platform is set for us. मैं When we will 2500 touch की 2,500, then we will talk about 5,000 machine capacity. 2500 में के अंदर हम लोग एग्जीक्यूट कर लेंगे। 2500 की कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी मई फर्स्ट वीक के अंदर ऑलमोस्ट। और नहीं सर, यूटिलाइजेशन कब कर पाएंगे 100%? यूटिलाइजेशन अभी हमने 500 मशीन ऐड कर दिया, तो उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया मई से, तो 500 मशीन ऐड हो गया मई से। उसका आपका यूटिलाइजेशन 500 एक्स्ट्रा का 2000 तो आपके पास पीयूष भाई एग्जिस्टिंग प्लांट में है ही, उसका यूटिलाइजेशन तो हो रहा है। अभी आपका जो 500 मशीन ऐड होगा वो मई से होगा। नेक्स्ट जो आप बोल रहे हैं अगले 2 साल 5 साल का, वो विजन अपने पास जो लैंड आ जाता है, मुझे लगता है Q1 के अंदर हमारे पास वो लैंड आ जाएगी, तो इमीडिएटली हम लोग 26 के अंदर पूरी 25 एंड के अंदर फर्स्ट फेज की कैपेसिटी बिल्ड कर लेंगे, जिसको हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यूटिलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। तो अगले साल के लिए अपने पास एग्जिस्टिंग 2500 कैपेसिटी रहेगी, जिसमें से एक महीना डिलेड होता है, तो आप 2400 पकड़ो, 2300 पकड़ो। तब तक हम लोग नए प्लांट का एक्सपांशन स्टार्ट कर देंगे। तो 26 के अंदर फाइनेंशियल ईयर में मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा 2000 मशीन हम ऐड कर देंगे। ओके सर, लास्ट एक, नेक्सा का कुछ बाइफरकेशन है क्या? व्हाट इज राइट नाउ आवर बाइफरकेशन ऑफ नेक्सा एंड? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, और अच्छा फिगर मैं आपको दिखाऊंगा नेक्सा का। 7 टोटल ऑर्डर बुक में से नेक्सा है वो 27% है, और 445 मशीन। ओके, 27 करोड़ 445 मशीन। ओके, थैंक यू रुपेश भाई, थैंक थैंक यू। यू सो मच। Thank you. We'll take the next question from Deepak Pandey. Deepak, you can go ahead, please. थैंक यू रुपेश जी फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर दीपक जी। मेरे को प्रोडक्शन नंबर बता दीजिए Q3 में कितनी मशीन्स हमने प्रोड्यूस करी हैं। 300 प्रोड्यूस किए कि एग्जीक्यूट किए? सर नॉट सोल्ड, कितना मैन्युफैक्चर किया था हमने? मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, हाँ। अपने एग्जीक्यूट कर लिए थे 324।
टोटल हमारा बना है वहां पे 369 मशीन्स प्रोडक्शन हुई है नई। हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेंट्री फॉरवर्ड मिलती है। सो Q3 में 369 इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग इम्टेक्स मशीन। इम्टेक्स मशीन हमने बहुत टाइम पहले ही स्टार्ट कर दिया था क्योंकि एकदम न्यू जनरेशन सोफिस्टिकेटेड मशीन था, तो 6 महीने से बन रहा था। टोटल इम्टेक्स को निकालेंगे तो 369 मशीन्स हमने प्रोडक्शन। तो सर अगर मैं इसको एक्सट्रापोलेट करके 4 क्वार्टर का निकालता हूँ तो वी आर स्टिल एट 1500-1600 का मैन्युफैक्चरिंग यूटिलाइजेशन। नहीं, इसमें ये होगा कि Q3 में एक तो 10 दिन आपका दिवाली का हॉलीडेज रहा है, इसलिए मेरे हिसाब से 400 मशीन्स की हमारी कैपेसिटी है। थोड़ी कैपेसिटी हमने इसमें अपना इम्टेक्स की मशीन में यूटिलाइजेशन की। और नंबर्स की जब आप बात करते हैं ना, तो मैंने पहले भी बताया था कि एक डबल कॉलम 1 करोड़ की आएगी तो 5 मशीन्स कम हो जाएगी। आप जैसे 20 लाख की एवरेज प्राइस में एक VMC एक टर्निंग बनता है 3 days to 7 days में, तो डबल कॉलम है वो 10-12 दिन में बनेगी। तो मैं आपको नंबर्स से आप कैपेसिटी नहीं निकाल पाएंगे। ये 369 में आपका 8 BTL है, उसके बाद डबल कॉलम है, तो बड़ी मशीन बनेगी तो नंबर्स कम हो गए। राइट राइट, मेक सेंस। तो यूटिलाइजेशन की बात करूं मैं तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, क्योंकि अभी हमें नंबर्स और एवरेज प्राइस से ज्यादा एवरेज मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू पकड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अब नेक्सा में काफी बड़ी ऑर्डर बुक है जिसकी एवरेज प्राइस बढ़ेगी लेकिन नंबर्स कम हो गए। ये जो हम नंबर्स बोल रहे हैं वो एवरेज प्राइस 20 लाख के हिसाब से बोल रहे हैं। गॉट इट। सर 5 एक्सिस मशीन का फीडबैक कैसा रहा था, और इसमें क्या हमने कोई टेक टाई अप किया था इसे मैन्युफैक्चर करने के लिए? नहीं, कोई टेक टाइप की जरूरत नहीं पड़ी थी। पास्ट में हमने ये मशीन डिफेंस को सप्लाई की हुई है, लेकिन ये ओल्ड वर्जन था, ये न्यू वर्जन है। और अपने पास वो कैपेसिटी इन हाउस पहले से ही थी। कुछ डिस्प्ले करने के लिए कुछ कस्टमर्स चाहिए, इतनी बड़ी प्रोडक्शन लाइन को ठप करके कोई एक्स्ट्रा मशीन बनाना इतनी बड़ी ऑर्डर बुक के साथ में, फिर भी एग्जीबिशन था और कुछ कस्टमर्स ने एश्योरेंस दिया था कि आप बनाओ हम लेंगे। और वो मशीन्स के लिए हमें ज्यादा कोई बार की जरूरत नहीं पड़ी है। और वो मशीन्स नई जनरेशन के साथ हमने डिस्प्ले की थी, जिसमें जीरो बैकलेस था, HS के 12,000 स्पीड और गैंट्री स्ट्रक्चर था। तो अभी हम वो मशीन्स है वो मार्च में जिस कस्टमर के लिए बनाई उसको दे रहे हैं। गॉट इट। कितनी मशीन सर टारगेट कर रहे हैं FY26 में 5 एक्सिस? अभी तो मुझे लगता है फर्स्ट मशीन कस्टमर सेटिस्फैक्टरी चलाएगा तो उसी को रिपीट ऑर्डर चाहिए, तो देखते हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट मशीन जो ईवो में हम लेके जा रहे हैं उसमें थोड़ी इससे छोटी साइज की लेके जा रहे हैं, उसकी काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ऑर्डर आने लगेंगे तो 10-12 मशीन तो हम आराम से बना सकते हैं साल की एक्स्ट्रा में। लेकिन ये जो नई प्रोडक्ट है या बहुत सोफिस्टिकेटेड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, उसको मार्केट में एक एश्योरेंस मिलने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो 4-5 मशीनें जाने के बाद मुझे लगता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल डबल मशीन्स का ऑर्डर और एग्जीक्यूशन मिलता जाएगा। Got it. And sir, on the terms of new capacity that we are putting up, इसमें आप can you just specify the quarter in which we will be commercializing, not the sort of a vague answer कि इतना टाइम लगेगा। Can you just provide a guidance कि इस क्वार्टर में हम लोग कैपेसिटी बढ़ा देंगे 2500 की 4,500 5,000? मैंने बताया 2,000 तो अपने पास एग्जिस्टिंग में अभी है, जिसकी Right. वैल्यूएशन आप नंबर पकड़ेंगे तो 20 लाख का 2,000 तो 400 करोड़ की कैपेसिटी है हमारे पास एग्जिस्टिंग में। अभी 500 मशीन 100 करोड़ की ऐड कर रहे हैं, वो मई से शुरू होगी, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर सेकंड मंथ में। नहीं, not 500 machines sir, the next 2,000-2,500 machines, उसका वो कोई डिपेंड करता है दीपक जी कितनी जल्दी लैंड हमें मिलती है। हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो सितंबर अपना अप्रैल का है। अगर वो 1-2 महीना उन्होंने डिलेट किया तो लैंड आने के बाद मुझे 9 मंथ में मैं कर दूंगा 2,000 मशीन एक्स्ट्रा।
ओके, एंड देन वील हैव द कैपेसिटी टू उसको आगे बढ़ाने के लिए 2000 से, या फिर उसमें फिर 9 नहीं, महीना लगेगा? वो एकदम से मत बढ़ाओ इतना कि आपका फिर वो कॉस्ट लगना शुरू हो जाए, ऑपरेटिंग कॉस्ट और आरओआई लगे। पहले 2000 की मार्केट डेवलप करो, फिर 2000। तो इमीडिएटली कोई 5000 10,000 की एक ही साल में करने की जरूरत नहीं है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन आप करो 5000 का, फाउंड्री करो, उसके बाद आपका जो भी कंपोनेंट है उसके लिए आप कैपेसिटी बिल्ड करो। असेंबली के लिए 2000 इज इनफ फॉर 1 year or 2 year। सर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज, अब जो आप नए बोल रहे हैं कि नए इसमें वो आ रहे हैं, प्रपोजल आ रहे हैं लैंड में, नए बेनिफिट्स मिल सकते हैं तो व्हाई आर वी पुशिंग द अपना प्रोडक्शन टू गो डिले, और इसमें why don't we just started using the old proposals and utilize our capacity as soon as possible? तो इसमें अपने को 4-5 करोड़ के बेनिफिट के लिए why are we pushing the capex ahead? दीपक जी, 4-5 करोड़ पर एकड़ ओके, और टोटल एकड़ है रिक्वायरमेंट 32, और टोटल होगा मार्केट में लेने जाएंगे तो 120 करोड़। नहीं नहीं सर, दीज आर द इंसेंटिव्स। आप जो कह रहे हैं कि नए प्रपोजल बजट में आएंगे, क्या ये एड ऑन होना है उसमें? आई एम जस्ट क्वांटिफाइंग दैट नहीं नहीं नंबर। नहीं, वो एड ऑन क्या होगा वो पता किसी को नहीं होता है बजट के अंदर, लेकिन उनका मानना है कि कुछ एड ऑन होगा, और इसके लिए डिले नहीं कर रहे हैं हम लोग। खाली उन्होंने बोला है कि पेमेंट जो करनी है आपको 1% की, वो आप मार्च में करो। ये एक प्रोसेस जो होता है उनका एक पार्ट है। तब हमें एक एग्रीमेंट भी बनाना है, तो वो कह रहा है कि शायद वेट करो, क्या जल्दी है आपको, 15-20 दिन के लिए वेट करो, और आफ्टर दैट यू साइन द एग्रीमेंट। Understood. Thank you so much, sir. Good luck for the future. Thank you. Thank you. Thank you, Dibak. Thank you. We'll take the next question from Navneet Singh. Thank you for. Navneet Singh. Yeah. Am I audible? Yeah, no, आप audible। तो मेरा क्वेश्चन जो है ये हमारे इंपोर्ट डिपेंडेंसीज क्या क्या है, और सप्लाई चेन डिसरप्शन का क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है? पहला क्वेश्चन क्या था नवनीत जी? इंपोर्ट डिपेंडेंसी इंपोर्ट हमारे, डिपेंडेंसी जो है हमारी, हाँ, और दूसरा और इसी के अराउंड में है कि अगर सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन किसी कारण से जो डिसरप्ट होता है, तो हमारा प्लान बी क्या है? जैसे कि एक जगह से हम कुछ इंपोर्ट करते हैं और वहां पे कुछ डिसरप्शन आ जाता है, जी तो जी उसके ऑल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूट्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है एंड ऑल? देखो, पहले इंपोर्ट पे हमारा जो डिपेंडेंसी है पूरे वर्ल्ड का है, इंडिया का नहीं है। पूरे इंडिया का तो है ही, जिसमें फानुक जापान की सिस्टम्स जो आती है मशीन चलाने के लिए, कंप्यूटर्स, और सीमेंस, अभी मित्सुबिशी, ये 3 कंपनियों का इंपोर्ट का हमारा कंपोनेंट है। प्लस एलएम गाइडवेज, बॉल स्क्रूज और हाई स्पीड स्पिंडल्स, रोटरी टेबल, ये सब हमारा बाहर से आ रहा है सप्लाई चेन में, जिसमें मेजोरिटी जो है वो फानुक इंडिया है, वो इंपोर्ट करता है जापान से और आपको रुपीस में ही देता है। सीमेंस जर्मनी इंपोर्ट करता है और रुपीस में देता है। और एलएम गाइडवेज एंड बॉल स्क्रू हम लोगों को कंसेशन रेट में ताइवान से आते हैं और कुछ जापान से आते हैं। अभी ये सप्लाई चेन पे कुछ इम्पैक्ट होगा तो मेरे हिसाब से एलएम बॉल स्क्रू को छोड़ के इंडिया के पास सीएनसी सिस्टम्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अभी एक सिस्टम्स इंडिया में इंडियन कंपनी जो है प्रगति करके उन्होंने लॉन्च किया है, लेकिन अभी भी उनका टेस्ट ट्रायल रिलायबिलिटी बहुत बाकी है। अगर इंपोर्ट पे पूरा बैंड आ जाता है या रुक जाता है तो इंडियन मशीन टूल्स पूरी इंडस्ट्री स्टक हो जाएगी। जिसका एग्जांपल है इंडिया की एक कंपनी जिसको इंपोर्ट मटेरियल बैंड हो गया है बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शन। उन्होंने कुछ कंट्रीज, सैंक्शन कंट्रीज पे एक्सपोर्ट किया था, तो उनकी पूरी सप्लाई चेन है वो रुकी हुई है। तो सेम चीज है वो वर्ल्ड को फेस करनी पड़ेगी, सेम चीज सप्लाई चेन पे इंडिया को भी फेस करनी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता है कि इनका ऑप्शन इंडिया या वर्ल्ड इतनी जल्दी निकाल पाएगा। लेकिन ऐसा कोई फैक्टर मुझे नहीं लगता है। जिस कंट्री से माल आ रहा है, जर्मनी और जापान और ताइवान,
वहां पे उतना बड़ा इम्पैक्ट रॉ मटेरियल का आएगा। ठीक है, मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या हम कुछ ऐसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं जो कि हमारे इंपोर्ट को रिप्लेस करें? हाँ, ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वो अपनी कंपोनेंट के लिए है, और जो मशीन्स हमने बनाई है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट ही है। ज्यादातर इंडिया में एक या दो कंपनी ही ये मशीन्स बनाती है 5 एक्सिस। तो मशीनें हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट तो बना ही रहे हैं, साइमल्टेनियसली हम कुछ कंपोनेंट भी बना रहे हैं जो अपनी मशीनों के लिए लगते हैं, जो पास्ट में इंपोर्ट भी होते थे। तो हमारा कुछ ऐसा प्लान है कि जो हम ये टूल्स बना रहे हैं जो कि एज पहले हम इंपोर्ट करते थे, तो वो हम मार्केट में एज अ B2B सेगमेंट हम लॉन्च कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ सेलिंग आउट द कंप्लीट मशीन, हम ये पार्ट जो है वो एज अ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडियन कंपनीज के लिए। ऐसा एक आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है नवनीत जी। ये ऐसा काम एक कंपनी ने किया था पास्ट में, अभी भी कर रहे हैं, कि वो कैप्टिव के लिए भी कंपोनेंट बनाते हैं और मार्केट को भी देंगे। लेकिन हम 5 बड़े प्लेयर में से कोई उनके पास 6 प्लेयर में से जाएगा नहीं कंपोनेंट लेके, क्योंकि उनकी सब्सिडरीज है। जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनके पास से हम कंपोनेंट लेना प्रीफर नहीं करेंगे। तो अगर हम लोग ऐसा कुछ बनाते हैं कंपोनेंट, तो हमें एक्सपोर्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। डोमेस्टिक में आपके पास से कोई OEM माल नहीं लेगा। ठीक है, समझ गया। और Navneet, मेरा can we move लास्ट। to the next participants now? श्योर श्योर। Yeah. We'll take the next question from Ajay Surya. Ajay, you can go ahead, please. सर माय क्वेश्चन इज, सर जैसे इस क्वार्टर अपन ने देखा कि मेजरली पेमेंट इशू की वजह से अपना एग्जीक्यूशन थोड़ा मतलब डिफर हुआ, तो सर पास्ट में भी कहीं पर ऐसा हुआ होगा जहाँ पे मतलब पेमेंट की इशू की वजह से अपना जो नॉर्मल टारगेट होता है फॉर क्वार्टर वो ऊपर नीचे हुआ होगा। तो सर नॉर्मली एक क्वेश्चन ये था कि ये परसेंटेज कितना रहता है? देखो पहले अजय भाई, एक तो पहले जो रोल ओवर हुआ था वो एग्जीबिशंस की मशीन कस्टमर की थी, इसलिए पास्ट में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि हमने 6 साल से इम्टेक्स एग्जीबिशन किया ही नहीं है। तो पास्ट में ऐसा इम्पैक्ट एग्जीबिशन का इसलिए आपको नहीं दिखा कि हमने एग्जीबिशन में कस्टमर की मशीन डिस्प्ले में लेके जाने का डिसीजन लेना की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम लोग एग्जीबिशन में क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। एक रीजन था कि अपने पास कैपेसिटी नहीं है। अभी हम लोग एग्रेसिवली एग्जीबिशनों में पार्ट लेंगे तो मशीन की डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो वो टाइम में एक प्रायोरिटी फिक्स करनी थी कि फर्स्ट प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्शन साइमल्टेनियसली बढ़े, कैपेक्स बढ़ाओ, उसके बाद बैकवर्ड इंटीग्रेशन बढ़ाओ, उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल जो है वो थ्रू मार्केटिंग एंड थ्रू ब्रांचेस और रिक्रूटमेंट के थ्रू बढ़ाओ। तो ये इम्पैक्ट जो है वो फर्स्ट टाइम एग्जीबिशंस का आया है लास्ट 6 ईयर में, क्योंकि हमने बहुत सालों के बाद एग्जीबिशनों में इतना बड़ा एग्रेशन से पार्टिसिपेशन किया। ओके। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर कंपटीशन के अराउंड है सर, मतलब क्योंकि अपन टर्नर मशीन अभी भी अपने ओवरऑल मशीन्स का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो सर वहाँ पे क्या कंपटीशन इंक्रीज होता दिख रहा है? क्योंकि मैं भी इम्टेक्स विजिट किया था, तो जैसे प्लेयर्स लाइक कॉस्मोस और ये लोग भी काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो कर रहे हैं। तो सर एक तो अपना पेमेंट पॉलिसी भी जैसा है कि अपन क्रेडिट पे माल नहीं देते हैं, और जिसकी वजह से अपना एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा असर आया है। तो सर गोइंग फॉरवर्ड मतलब क्या कॉम्पिटिटिव नेचर को देखते हुए इंडस्ट्री का, क्या हम अपने पेमेंट टर्म्स पे कुछ चेंजेस लाने का सोच रहे हैं, जिससे जो ये फर्स्ट टाइम भी जो असर आया है जो शायद बड़ा था वो हम नलीफाई कर सके? आपके थॉट्स जानने थे उसके अराउंड। अजय जी, दो चीज है इसमें कि देखो, हमेशा कंट्री की ग्रोथ में एंट्री लेवल की जो प्रोडक्ट है वो हायर एंड प्रोडक्ट पे कोई भी कंपनीज को R&D करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे कि हीरो होंडा की साइकिल से उनको स्कूटर में जाना था, तो अभी आप साइकिल ही बनाते रहोगे। अब टर्निंग मशीन जो है, आपकी बात सही है, अब टर्निंग मशीन जो है वो बहुत इजी बनती है इंडिया में। लास्ट
2-3 साल से टर्निंग मशीन बनाना इतना चैलेंज नहीं है। 10 साल पहले टर्निंग बनाना भी चैलेंज था, वीएमसी बनाना आज भी थोड़ा चैलेंज है, उसके बाद की मशीन है। तो ये एक साइकिल्स रहेगी कि आप हायर एंड पे बड़े बड़े बनते जाओ और आपकी एंट्री लेवल की प्रोडक्ट जो है वो एवरेज आउट करे, और कॉम्पिटिशन्स का उतना नॉलेज, उतना इम्पैक्ट जो है वो एंट्री लेवल पे हमेशा दिखेगा आपको, जहाँ पे टेक्नोलॉजी से ज्यादा नंबर्स की गेम आएगी। दूसरा जो है क्रेडिट की आपने बात की अजय जी, उसमें दो चीज है कि कोई बड़ा कॉरपोरेट है जिसकी एलसी हमें मिलती है, या फिर जिसकी एश्योरेंस हमें बैंक गारंटी के सिवा पीडीसी चेक्स या फिर कोई अपना प्रॉमिसरी नोट के साथ मिलती है, तो एक दो कस्टमर पे हम लोग वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे कस्टमर जो है वो फर्स्ट टाइम है, हम जानते भी नहीं है, और फिर मैं आपकी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए फिर हर साल बैड डेट में दिखाता रहा हूँ 10 करोड़ बैड डेट है, तो एक नया क्वेश्चन आपका अगले साल ये आएगा कि 5 करोड़ बैड डेट क्यों दिख रही है। तो वो संभल के जाना है, खाली रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए, सेल्स दिखाने के लिए हम लोग कस्टमर को बिना समझे देंगे तो फिर वो नेक्स्ट ईयर में मुझे बैड डेट का क्वेश्चंस का आंसर देना है, और वो मेरी टीम जो है आंसर से ज्यादा, वो जिसके लिए मैं इतना पेमेंट, उसको सैलरी, कार और इतना अलाउंस देता हूँ, वो बेचारा रोज सेल्स करने की जगह पे पेमेंट कलेक्शन पे ही पूरा दिन निकाल देगा। तो वो मुझे लगता है कि आइडिया ठीक नहीं है। लगता है कि रेवेन्यू बढ़ानी है आपको तो आप नंबर्स बढ़ाओ और एग्रेशन दिखाओ और ज्यादा नंबर्स करो, और जो आपकी सिलेक्शन ऑफ कस्टमर है जिसकी मशीन आपने शॉप फ्लोर पे प्लानिंग में ली है, उसकी एक्यूरेसी के लिए और ज्यादा मैकेनिज्म बनाओ कि किसका पेमेंट 100% आने वाला है, उसकी मशीन शॉप फ्लोर में। वो पॉसिबल कम है, लेकिन क्रेडिट देने का अजय भाई केस टू केस बेसिस पे शुरू किया है कि कॉर्पोरेट्स को देंगे, जिसकी एलसी है उसको देंगे, लेकिन रिटेल कस्टमर को, टीयर 4 कस्टमर को देना मुझे ठीक नहीं लगता है, जिससे ब्रांड भी बिगड़ेगा और मशीन्स में भी प्रॉब्लम्स रो जाएगी, और पूरी कंपनी की टीम जो है वो बिजनेस जनरेशन से ज्यादा उसकी पेमेंट कलेक्शन पे ही टाइम वेस्ट कर देगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी ये टाइप की डिसीजन लेके रेवेन्यू बढ़ानी चाहिए। ये एक शॉर्ट टर्म गोल रहेगा, खाली दिखाने के लिए पब्लिक को कि हमने रेवेन्यू जनरेट कर दिया है, लेकिन ये जेन्युइन नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर में वो फिर बैड डेट में दिखेगा। गॉट इट सर। और सर लास्ट क्वेश्चन सर, टुवर्ड्स मार्जिन सर, ये ईयर और गोइंग फॉरवर्ड अपन अपना एबिटा मार्जिन किस रेंज में दिख रहे हैं? इबिटा डेफिनेटली ग्रो करेगा टॉप लाइन के ऊपर। मटेरियल कंजप्शन आपने देख लिया कि 4 से 5%, जैसे कि अपने लास्ट 9 मंथ का देखेंगे, ये 9 मंथ का, कि 4 से 5% अपना मटेरियल कंजप्शन है वो कम हुआ है। दो रीजन से, हायर एंड प्रोडक्ट और आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन। सेम जर्नी अगर हम लोग टॉप लाइन अच्छी ग्रो कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन कैलकुलेट कि हम इबिटा मार्जिन 20 के आसपास आराम से लेके आ सकते। गॉट इट। और सर ये ईयर का कोई एबिटा का टारगेट, एबिटा मार्जिन का? ये ईयर का तो अभी 4th क्वार्टर कंप्लीट होने दो, इसमें हाईएस्ट कर लेंगे। बाकी 9 मंथ का तो आपके पास है बैलेंस शीट। गॉट इट सर, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। Thank you. We'll take the last question for the day from Pratik Kothari. Pratik, you can go ahead, please. We'll take the last question for the day from Shantanu. Shantanu, you can go ahead, please. Hello. Haji, Am I Yeah, audible? Pratik. Hi, Pratik this side. Sir, thank you for the opportunity. सर ये हमने जैसा कि बताया कि इस साल हमने हायरिंग में ऑलमोस्ट 225 पीपल कर लिए हैं, और नेक्स्ट ईयर हम IMO एग्जीबिशन भी कर रहे हैं, ये भी हमें मालूम है, शायद जर्मनी में भी करेंगे एग्जीबिशन। तो इसका कॉस्ट ऑन अ फुल ईयर बेसिस का क्या इम्पैक्ट रहेगा, नंबर एक। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था। और सेकंड, जो हमारा एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है अराउंड 360 ऑड करोड़ का, उसका क्या नेट रियलाइजेशन लग रहा है आपको ऑन ए फुल ईयर बेसिस?
on a blended basis? अभी जो पुरानी ऑर्डर बुक है उसका एवरेज प्राइस सेम है, 20 लाख का है। ये नई जो ऑर्डर बुक्स है इमटेक्स की, उसमें डबल कॉलम 10 से 11 मशीन है, 11 करोड़ उसका ही हो जाता है। तो आयर एंड मशीन्स की इमटेक्स के थ्रू जो हमने बड़ी प्रोडक्ट पे फोकस किया है, उसकी एवरेज प्राइस जो है वो मेरे हिसाब से 23 से 25 लाख हुई है। और जो पुरानी ऑर्डर बुक है वो सेम है, 20 लाख के आसपास की ऑर्डर बुक है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे 27% बढ़ा है नेक्सा का, तो ग्रेजुअली जब हम लोग हायर एंड पे फोकस करेंगे तो एवरेज प्राइस है वो बढ़ेगा। लेकिन एवरेज प्राइस बढ़ेगा तो उतना आपका जो मशीन्स का कैपेसिटी है वो कम होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू की मशीन्स को बनाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो वो 2 मशीन बनता है, ये 4 मशीन बनता है रेगुलर का। तो एवरेज आउट अगर हम करेंगे तो 23 से 25 लाख का हमारा एवरेज बढ़ता जाएगा। और Right, sir. कॉस्ट की बात करेंगे तो जर्मनी का एग्जीबिशन से उसका कॉस्ट जो है वो 70 लाख के आसपास आएगा। तो ओवरऑल अभी जो ये नए फाइनेंशियल ईयर में एग्जीबिशन कर रहे हैं, उसके अंदर 2 से 4 करोड़ के बीच में मार्केटिंग का, एग्जीबिशंस का, रोड शोज का कॉस्ट आएगा। राइट सर। सर तो एक 2 से 4 करोड़ का मार्केटिंग हो गया, अपना जो नया फिक्स कॉस्ट रहेगा जो कि अपना 240 225 240 सेल्स फोर्स है, तो उसका कितना इंक्रीमेंटल ये रहेगा सर एक्सपेंस आने वाले साल में? सेल्स सर्विस टीम का नहीं, ऑलमोस्ट अभी जो कॉस्ट है प्रतीक भाई वो 225 का कॉस्ट आ चुका है। अब आएगा वो मैक्सिमम 10% मैक्सिमम हो सकता है। कुछ एरियाज नए डेवलप करेंगे जहाँ पे, बाकी जितने भी ऑफिस है ऑलमोस्ट वी आर कवरिंग 39 सिटीज, और बराबर। ब्रांच बनानी थी, टैक्स सेंटर बनाने थे, ऑफिस बनानी थी, रिक्रूटमेंट करनी थी, उसका 95% काम हो चुका है। तो ओके सर। अब मुझे लगता है कि थोड़ा जो मार्च का इंक्रीमेंट है और जो 8-10 लोगों का शॉर्टेज है उसको छोड़ के ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशनों पे कॉस्ट नहीं आए वो सो मोटा मोटी जो अपना जो अभी इस क्वार्टर में आया है या जो अपना मार्च क्वार्टर में आएगा कॉस्ट का फिगर फॉर एम्प्लॉय एक्सपेंस, वो मतलब सेम रहना चाहिए अगले साल में, क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसमें 10% पकड़ सकते हैं। एक तो इंक्रीमेंट आएगा मार्च में, अप्रैल में राइट सर, राइट सर। प्लस 10% फोर्स भी थोड़ी नए एरिया डेवलप करने के लिए बढ़ाएंगे। तो मोटा मोटा जो भी कॉस्ट है उसका 10% कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का बढ़ेगा। बराबर है। और सर ये जो हमारा 20 लाख का जो मशीन का रियलाइजेशन है, तो नेक्स्ट ईयर फुल ईयर पे क्या हम टारगेट कर सकते हैं कि 21 से 22 लाख तक पहुंच सकता है, या आपका क्या मतलब अजम्पशन है बेस्ड ऑन आवर ऑर्डर बुक? प्रतीक भाई अगर आपने 25 लाख भी किया तो आपका 2500 मशीन नहीं बनेगा, फिर उतना कम हो जाएगा। तो नहीं, अभी जो अपने पास जो ऑर्डर्स हैं अपने हाथ में, तो वो आप कह रहे हैं उनका रियलाइजेशन 20 लाख के आसपास ही है, जो 350 करोड़ का लगभग ऑर्डर? इसमें 2 चीज डिपेंड करेगी, एक आपके कंट्रोल में नहीं है वो। एक तो अपने पास जो नेक्सा की आयर एंड मशीन्स की ऑर्डर बुक बढ़ी है, उससे आपका रियलाइजेशन बढ़ेगा जो आपके कंट्रोल में है। दूसरा है कि अभी गवर्नमेंट की जो टेंडर्स है उसमें आपका जो L1 थियरी है कि आपको वो टेंडर बीड लग गया, उसके कारण भी रियलाइजेशन आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बड़ा जंप करता हुआ दिखेगा। जैसे कि एक 2.5 करोड़ की मशीन मई में एग्जीक्यूट हो रही है, तो वो वन मशीन 2.5 करोड़ की, कहाँ 20 लाख और कहाँ अभी एक ओपन हो रहा है फ्राइडे को जिसकी हमारी बिडिंग की वैल्यू है 1 मशीन की 9.5 करोड़। राइट सर। तो एवरेज प्राइस रियलाइजेशन है वो डिपेंड्स ऑन आपकी टेंडर ओपनिंग में आपको कौन सी बड़ी मशीन लगती है उसके ऊपर है। और दूसरा है कि आप ऑर्डर आपके बड़ी मशीन्स के आ गए हैं लेकिन आप एग्जीक्यूट कितनी फास्ट कर पाते हैं उसके ऊपर है। लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एवरेज प्राइस रियलाइजेशन बढ़ता हुआ दिखेगा।
सर मोटा मोटी मेरा क्वेश्चन मतलब फाइनली ये दो पूछने का यही मतलब था कि इवन विद द इंक्रीज कॉस्ट और जो विजिबिलिटी है अपने पास में ऑर्डर बुक का, क्या हम 7 to 8% काइंड ऑफ ए मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर सकते हैं, या आपको लगता है कि 10% तक पहुंच सकते हैं जो लास्ट ईयर था अपना रफली? मुझे लगता है कि जो टॉप लाइन और जो एक्सपेंस और मार्केटिंग सब कॉस्ट अगर मैं करूँ तो हम लोग डबल डिजिट से कम तो नहीं करेंगे नेक्स्ट। राइट सर। सर मेरा क्वेश्चन था ऑन द मार्जिन कि लास्ट ईयर आई थिंक अपना 10% का था, 240 का पे 24 था। आपका डेप्रिसिएशन कैपेक्स भी जो रैपिडली बढ़ रहा है उसके राइट, कारण डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा, आपका एक्सपेंसेस भी बढ़ रहा है, तो बराबर। फिर भी पैट मार्जिन की हम बात करेंगे तो डबल डिजिट से कम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ नेक्स्ट फाइनेंशियल। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा यही क्वेश्चन था सर। एक लास्ट क्वेश्चन था, आई थिंक मैंने पहले शायद मिस कर दिया होगा, जो हमारा 32 एकड़ लैंड का जो फॉरवर्ड एक्सपेंशन है फ्रॉम 28 ऑनवर्ड्स, सर उसका एनविसाज्ड कैपेक्स कितना है अपना टोटल, उसका कुछ ब्रेकअप? फेज वाइज जाएंगे, मैंने ये आंसर दिया था शायद कि अच्छा, मेरा हम मिस हो लोग गया था। फेज वाइज जाएंगे। फर्स्ट लैंड आने के बाद फर्स्ट फेज में हम लोग 100 करोड़ करेंगे, दूसरे राइट सर। फेज में दूसरा 100, क्योंकि लैंड की आपकी कोई कॉस्ट नहीं है, नहीं तो आपका 100 करोड़ से कुछ नहीं होता, लैंड की कीमत ही 120 करोड़ है। राइट सर। Thank you. थैंक यू सर। Thank you to all the participants for joining on the call, and thank you to the management team for giving us their valuable time. This brings us to the end of today's conference call. थैंक यू विनय जी टू अरेंजिंग ए वेरी नाइस कॉन्फ्रेंस कॉल। आपका रिजल्ट के बाद मेरा वो कोल्ड कफ के कारण मैं इमीडिएट नहीं कर पाया, उसके लिए थोड़ा मेरा आपका प्रेशर था, लेकिन बोल भी नहीं पा रहा था, तो थोड़ा आपने टाइम निकाला, इसके लिए भी थैंक यू बीच में। Thank you, sir, and you may all disconnect now. Thank you so much.